611 कांटे की टक्कर। अध्याय 11 कांटे की टक्कर। अगर मैं इस बाज को मारने में कामयाब हो गया तो निश्चित रूप से मेरा इस जंगल में आने निर्णय सही साबित होगा। एक तरह से ये मेरे तीरंदाजी कौशल की परीक्षा का भी समय है कि क्या मैं अपने तीर से किसी हिंसक पशु के समान स्तर के जानवर को मार सकता हूँ या नहीं। सोचते हुए पार्थ ने तीर छोड़ दिया। शूश। फौलादी बाज की ओर बढ़ते हुए तीर ने तेजी से अपना रास्ता बनाया। इस तीर में उल्कापिंड बाण वर्षा कौशल भी शामिल था और उसकी दाहिनी आंख द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण भी कर रहा था। अचानक बाज के मुंह से एक क्रोधित चीख सुनाई दी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। पार्थ ने तब बाज को तेजी से अपनी ओर आते देखा। तीर अभी भी उसके पेट में धंसा हुआ था। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह देखकर पार्थ की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने छिपने के लिए घने पेड़ों की ओर भागने के लिए जल्दी से तैरती नौका का इस्तेमाल किया। हालांकि पार्थ का तीर निशाने पर लगा था, लेकिन यह किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं लगा था, जिससे बाज को ज्यादा चोट तो नहीं आई। हाँ, उसे गुस्से में पागल जरूर कर दिया। फौलादी बाज की प्रतिक्रिया, उड़ने की गति और रक्षा शक्ति सामान्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक थी। यह किसी हिंसक पशु के बराबर था, इसलिए इस तीर से कोई जानलेवा नुकसान नहीं हुआ। बाज पार्थ को मारने के लिए तेजी उसकी तरफ झपटा, लेकिन पार्थ भी एक फुर्तीले पक्षी की तरह था। उसने तेजी से घने पेड़ों के बीच रास्ता बनाते हुए बाज को चकमा दिया। इस दौरान उसकी दाहिनी आंख ने बाज की गतिविधियों पर से अपना ध्यान नहीं हटाया। शौक। जल्द ही पार्थ ने एक और तीर चलाया जो कि बाज के गले में जाकर लगा, लेकिन वे पंखों को गहराई तक भेदने में कामयाब नहीं हुआ। अभी भी मैं इसके मजबूत शरीर को अपने तीर से ज्यादा घायल नहीं कर सकता। गला आमतौर पर सामान्य जानवरों की कमजोरी है, इसके बावजूद वो तीर उसके गले को भेद नहीं पाया। यह देखा जा सकता है कि इस बाज की त्वचा किस हद तक मजबूत है। थोड़ी देर बाद पार्थ एक क्षण के लिए रुक गया और धीरे से पलटा। फिर उसने फौलादी बाज को जमीन की ओर गिरते देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पार्थ ने जो तीर चलाए थे उनमें जहर था, और अब जहर उसके शरीर में फैल गया था, जिससे बाज थोड़ी देर में मर गया। शुक्रवार है कि मैंने तीर में पहले से ही जहर लगा रखा था, वरना ये बाज तो आज मेरी जान ले लेता और फिर मजे से शानदार दावत उड़ाता। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर खुशी जाहिर की। इस फौलादी बाज की कीमत 8 से 900 चांदी के सिक्के थी। काले सांप को जोड़ दे तो पार्थ की संपत्ति अब 1000 चांदी के सिक्कों से अधिक हो गई है। उन्हें अपने पूरे जीवन में इतनी दौलत कभी नहीं मिली थी। इन जानवरों के शरीर से मुझे जितने चांदी के सिक्के मिलेंगे वे अभी भी मेरे लिए कीमती औषधियां खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी अपना शिकार जारी रखना होगा। हालांकि पार्थ उत्साहित था, लेकिन वह जल्दी से शांत भी हो गया। अगले 3 दिनों तक पार्थ को जंगल के अंदर घूमते देखा जा सकता था। हर बार जब भी पार्थ अपना धनुष खींचता, किसी न किसी जानवर की दर्द भरी चीख जंगल में गूंज जाती। 7 खूनी कंजूरे, बेहद जहरीले, शराब बनाने और किसी के शरीर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 400 चांदी के सिक्कों के बराबर हरे रंग की गौरैया, जिसकी ताकत चौथे वर्ग के आसपास है। 1200 चांदी के सिक्कों के बराबर जंगली सुअर, जिसकी ताकत तीसरे वर्ग के करीब पहुंच गई थी। 600 चांदी के सिक्कों के बराबर अधिक से अधिक जानवरों को मारने के लिए पार्थ ने तैरती नौका और उल्कापिंड बाण वर्षा का यथासंभव उपयोग किया। उसके इन प्रयासों से तैरती नौका में उसकी कुशलता प्रारंभिक स्तर से बढ़कर निम्न स्तर तक पहुंच गया था। उसकी गति संभवतः गुरुकुल के तीसरे स्तर के योद्धाओं को पार कर गई थी, यहाँ तक कि अब मूलाधार चक्र के योद्धाओं के करीब पहुंच गई थी। उल्कापिंड बाण वर्षा को भी उसने उच्च स्तर के शिखर तक आसानी से प्रशिक्षित कर लिया था, यहाँ तक कि पार्थ खुद को यह सोचने से नहीं रोक सका कि वह जन्मजात धनुर्धर था। अगर उसे एक बार फिर से फौलादी बाज का सामना करना होता, तो उसे मारने के लिए अब उसे केवल एक तीर की ही आवश्यकता होती।
पिछले 3 दिनों से उन्हें काफी फायदा हुआ था। उसने 3 और फौलादी बजों के साथ साथ 9 से 10 अन्य अलग अलग जानवरों को मार डाला था। अब मेरे पास कुल मिलाकर 5 से 6 हजार चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर जानवर और उनके कीमती अंग हैं। पार्थ के चेहरे पर एक संतोष का भाव था और उसने अपने 2 बड़े थैले व्यवस्थित किए। रास्ते में भी उसने जानवरों का शिकार करने के लिए अपनी दाहिनी आंख का इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी सामान्य दृष्टि जंगल के घने होने के कारण पेड़ों द्वारा अवरुद्ध हो रही थी, इसलिए वह इस बात का आश्वासन नहीं दे सकता था कि उसका तीर हर बार सफलतापूर्वक लक्ष्य पर निशाना लगा पाएगा। गर्जना। उसी समय रहस्यमयी मेघवन के पश्चिम की ओर से एक शक्तिशाली गर्जना आई। ये दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पार्थ के कान में भी दर्द होने लगा। यह किस तरह का जानवर है? बहुत ही शक्तिशाली लग रहा है। पार्थ ने जल्दी से अपनी दाहिनी आंख का इस्तेमाल किया और देखा कि 4 या 5 मील दूर 5 मीटर लंबा नुकीले सींग वाला बाघ था। नुकीले सींग वाला बाघ सामान्य बाघों की तुलना में आकार में 2 गुना बड़ा था और एक विनाशकारी आभा दे रहा था। उसकी दहाड़ से 20 किलोमीटर के दायरे में सभी जानवर डर से कांपने लगे। 7 या 8 युवक, जिनकी साधना युद्धपथ की तीसरे स्तर से मूलाधार चक्र के बीच थी, डर के मारे भाग रहे थे। हर कोई अलग अलग दिशाओं में भागो, वरना आज हमें से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। समूह का नेता एक युवक था जिसका चेहरा झुलसा हुआ था। वह 15 या 16 साल का लग रहा था और मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। उसके पास एक लंबी तलवार थी जो एक बार में आसानी से एक पेड़ को आधा काट सकती थी। वो बाघ को रोकने के लिए उस समूह का नेतृत्व कर रहा था। बूम! बाघ ने अपने पंजे लहराए और उसके सामने का पेड़ टूट गया। क्या हिंसक पशु की ताकत इतनी खतरनाक होती है, पार्थ ने सोचा। एक बार जब एक जंगली जानवर एक हिंसक पशु के रैंक में प्रवेश कर गया, केवल स्वाधिष्ठान चक्र या उच्चतर स्तर के वीर योद्धा ही उनसे लड़ सकते थे। बाघ की ताकत इतनी थी कि वो एक ही पंजे में उसके जैसे 2 या 3 लोगों को ढेर कर सकती थी। अजय डोभाल। जरा संभल कर, कुछ युवकों ने शोर मचाया। ये बाघ बहुत ही शक्तिशाली है। अगर इसका एक भी वार हमारे शरीर पर लगा तो हमारी मृत्यु निश्चित है। नुकीले सींग वाला बाघ सीधे जख्मी चेहरे वाले युवक की ओर बढ़ रहा था, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत थी। उनका उपनाम डोभाल है। क्या वे डोभाल परिवार के शिष्य हैं, जो उत्तरकाशी के शीर्ष 3 शक्तियों में से एक है? पार्थ ने तब उनके कपड़ों पर प्रतीकों को देखा, जिससे उसके अनुमान की पुष्टि हुई। बूम! नुकीले सींग वाला बाघ जिस भी जगह से गुजरा, जल्द ही वहां तबाही मच गई, मानो कुछ भी उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकता। सामान्य प्रारंभिक योद्धा तो शायद डर के मारे ही मर गए होते, लेकिन पार्थ ने महसूस किया कि यह अजय डोभाल बेहद मजबूत है। उसने तलवार चलाने के कौशल के साथ साथ कदम तकनीक भी सीखा था और वे दोनों उच्च श्रेणी की युद्ध कलाएं थे। अजय डोभाल की तलवार आसानी से पेड़ों को काट सकती है। उसकी शक्ति सामान्य मूलाधार चक्र के योद्धाओं की तुलना में शायद 2 गुनी है। वह शायद कार्तिक अस्वाल से भी ज्यादा मजबूत है। जल्दी से अजय डोभाल को बचाओ, वरना वो मारा जाएगा। डोभाल परिवार के 3 अन्य शिष्यों ने अपनी तलवार निकाली और नुकीले सींग वाले बाघ पर हमला कर दिया। उन सबके सम्मिलित हमलों ने बाघ की एकाग्रता को भंग कर दिया, जिससे बाकियों को संभलने का मौका मिला और सबने मिलकर चारों ओर से उस पर हमला कर दिया। फौलादी बाज की तुलना में बाघ की रक्षा शक्ति 2 या 3 गुना अधिक मजबूत थी, इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र से नीचे के योद्धाओं के हमले उसे केवल एक गुदगुदी की तरह महसूस हो रहे थे। अगर मैं इस नुकीले सींग वाले बाघ को मार देता हूँ तो इसकी कीमत लगभग 30 से 40 हजार चांदी के सिक्कों के बराबर होगी, जो लगभग 50 जानवरों की कीमत है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी त्वचा तो उस फौलादी बाज की तुलना में कई गुना अधिक सख्त है। हम ये करना सही होगा। पार्थ ने एक खतरनाक योजना सोची। उसने तुरंत तैरती नौका का इस्तेमाल किया और घटनास्थल की ओर बढ़ गया।
जब पार्थ उनके करीब पहुंचा, डोभाल परिवार के 6 शिष्य पहले से ही बहुत दबाव में थे। गरजती तलवार अजय डोभाल की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अपनी लंबी तलवार से बाघ के माथे पर वार किया था। कितनी खतरनाक तलवार है! पार्थ ने अजय की तलवारबाजी की पूरी प्रक्रिया को देखा। इसकी शक्ति मूलाधार चक्र के 2 सामान्य योद्धाओं को तुरंत मार सकती थी। यहाँ तक कि वह खुद भी इसे रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। उसने अजय डोभाल के शरीर के अंदर हल्की हरी आभा को भी महसूस किया। यह इस बात का संकेत था कि जल्द ही आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर लेगा। तलवार नुकीले सींग वाले बाघ के सिर में बस 1 इंच घाव दे पाने में सक्षम थी, लेकिन बाघ की मजबूत प्रतिरक्षा से अजय डोभाल दूर जाकर गिरा और उसने खून की उल्टी कर दी। उस तलवार की ताकत स्वाधिष्ठान चक्र के योद्धा द्वारा किए गए नुकसान के बराबर पहुंच गई, क्योंकि यह एक हिंसक पशु को चोट पहुंचाने में भी सक्षम था। गर्जना, नुकीले सींग वाला बाघ दहाड़ा, फिर और भी तेज गति से अजय डोभाल की ओर बढ़ा। अजय डोभाल मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था और अपने उच्च श्रेणी की युद्ध कला कौशल का उपयोग करके उसने हमले को चकमा दिया। हालांकि उसके तलवार के हमले में भी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वह बाघ के पलटवार का शिकार हो गया। गरजती तलवार खून से लथपथ अजय डोभाल ने एक बार फिर वही चाल चली और बाघ के माथे पर एक और खूनी निशान छोड़ दिया। लेकिन बाघ के पलटवार से उसके शरीर को एक बार फिर उड़ते हुए भेजा गया। गर्जना, नुकीले सींग वाले बाघ ने अपने जबड़े खोले और अजय डोभाल की ओर छलांग लगा दी। अजय, जो कि पहले से घायल और भी थक गया था और इस हमले को चकमा नहीं दे सका। अजय डोभाल, जल्दी से बच्चों! अन्य शिष्य चिल्लाए। लेकिन इसी क्षण अचानक एक तीर हवा में दिखाई दिया, जो सीधे शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से बाघ के विशाल शरीर के सबसे कमजोर हिस्से में जा लगा। गर्जना, बाघ दर्द में चिल्लाया। उस समय उसकी दहाड़ से हर जीवित प्राणी कांप उठा। डोभाल शिष्यों ने अचंभित होकर देखा, क्योंकि उसकी एक आंख में तीर गहराई तक घुसा था और उससे खून निकल रहा था। हालांकि बाघ का बचाव मजबूत था, लेकिन उसकी आंखें उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा थीं। बाघ इस हमले से बौखला गया और हमलावर को खोजने के लिए चारों ओर घूमा। इसी बीच अजय डोभाल भागने में सफल रहा। उसने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया कि अपराधी कहाँ था। इस प्रक्रिया में उसकी गति इतनी तेज थी कि वो कुछ ही पलों में वह पार्थ के पास पहुंच गया। इतनी तेज रफ्तार पार्थ एक विशाल प्राचीन पेड़ के पीछे छिप गया, जो बाघ से केवल 200 कदम की दूरी पर था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इस दौरान जब बाघ हमलावर को खोजने की कोशिश कर रहा था, डोभाल परिवार के शिष्यों ने दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि जब बाघ को अपना लक्ष्य नहीं मिला, तो उसने और अधिक क्रूरता से डोभाल शिष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। है तीसरे स्तर के एक युवक के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। इस नजारे ने पार्थ के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, जो ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन जैसे डोभाल परिवार के एक और शिष्य खतरे में था, तभी एक और तीर हवा में उड़ता हुआ आया, बाघ की दूसरी आंख को भेद दिया। गर्जना, बाघ दहाड़ा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। तीर मुश्किल से उसकी पलकों को खरोंच पाया था। ओह! पार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए आप भरी। ऐसा नहीं था कि उसका तीरंदाजी कौशल अच्छा नहीं था, ऐसा इसलिए था क्योंकि बाघ पहले हमले के बाद चौकन्ना हो गया था और आखिरी वक्त पे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिससे ये हमला पहले की तरह कामयाब नहीं हो पाया। गरजती तलवार इस व्यवधान का उपयोग करते हुए अजय डोभाल ने जल्दी से तलवार का एक और हमला किया और पहले की तरह उसी स्थान पर प्रहार किया। बढ़िया मौका! जैसे ही पार्थ ने ये देखा, उसने तुरंत तीर खींचे और उन्हें बाघ पर चला दिया। पार्थ की आंखें चमक उठीं। हर बार जब वे तीर चलाता, तो वे बाघ के माथे पर चोट करता, जहां अजय ने अपनी तलवार से घायल किया था। आखिरकार बाघ की हमले की दर धीमी हो गई। सबसे पहले
यह इसलिए था क्योंकि यह गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूसरे बाणों में विष था। इस मौके पर भाग पलट गया और रहस्यमयी मेघवन के गहरे हिस्सों की ओर भाग गया। पीछा करो। वो बचकर भागना नहीं चाहिए। डोभाल शिष्यों ने अपने दांत चबाए और अपने साथियों का बदला लेने के लिए बाघ को जान से मारने की कसम खाई। हालांकि बाघ गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसकी गति ऐसी नहीं थी जिसे तीसरे स्तर या मूलाधार चक्र के योद्धा आसानी से पकड़ सकें। केवल अजय डोभाल ही मुश्किल से उसकी रफ्तार का मुकाबला कर पा रहा था, लेकिन चूंकि वह थक गया था, उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी और इसीलिए उसकी गति भी धीमी हो गई। हा हा हा, क्या अच्छा मौका है। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? पार्थ हंसा, क्योंकि उसने बाघ को आसानी से पकड़ने के लिए तैरती नौका का इस्तेमाल किया। उनकी नजर में बाघ 30 से 40 हजार चांदी के सिक्कों की बेशुमार दौलत के बराबर था। वो उसे इतनी आसानी से गंवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ उस नुकीली सींग वाले बाघ को मार पाएगा, या फिर वो किसी और बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। 6-12 समझौता अध्याय 12 समझौता देखना जरा। क्या वे लड़का के शिष्यों में से एक नहीं लगता है? हिमगिरी गुरुकुल। हाँ, सही कहा। उसने हिमगिरी गुरुकुल की ही पोशाक पहनी है। अन्य डोभाल शिष्यों ने पार्थ को देखा जो बाघ का पीछा कर रहे थे। वो लड़का हमारा शिकार चुराने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखो, वो कामयाब नहीं होना चाहिए। जल्दी सब अपनी गति बढ़ाओ और बाघ तक पहुंचो। लेकिन पार्थ की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। अजय डोभाल ने पार्थ को पीछे से देखा और बुदबुदाया, क्या उच्च श्रेणी की कदम तकनीक है। अगर मैं अपनी पूरी रफ्तार का प्रयोग करूंगा तो मेरी गति भी उसकी गति से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगी। उसका तीरंदाजी कौशल भी बुरा नहीं है। वह सिर्फ एक बच्चा है जो केवल तीर चला सकता है। बेहतर है कि वह हमसे बचकर रहे, वरना। मूलाधार चक्र वाले एक युवक ने गुस्से से कहा। इस लड़के की ताकत अजय डोभाल से बस थोड़ी ही कम थी। उसके शब्दों पर तुरंत दूसरों ने सहमति व्यक्त की। आप सही कह रहे हैं। उस बच्चे ने हमें चारा बना दिया और छुपकर अपने तीर चला दिए। डोभाल भाइयों, उस लड़के ने हमारी जान बचाई। अजय डोभाल ने अपना सिर हिला दिया। कुछ भी हो, लेकिन हम उसे सारा लाभ ले जाने नहीं दे सकते। बस इसी समय कुछ मील दूर नुकीले सींग वाले बाघ की आखिरी दहाड़ सुनाई दी। डोभाल परिवार के शिष्यों के भाव बदल गए। वे समझ गए कि बाघ मर गया होगा। जल्दी चलो, अमित डोभाल नाम का युवक आवाज की दिशा की ओर बढ़ा। साथ ही पूर्व दिशा में 3 या 4 मील दूर पार्थ एक पेड़ की शाखा के सहारे झुक गया और जोर से सांस ली। नीचे की ओर 5 मीटर लंबे बाघ के माथे में कुछ तीर फंसे हुए थे। कुछ समय पहले यही बाघ इतना क्रूर लग रहा था कि वे सब मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इसमें जान नहीं बची थी। पार्थ ने अपने तरफ से एक और तीर निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर महसूस किया कि अब कोई भी तीर नहीं बचा था। पार्थ लाश की ओर बढ़ने लगा और गहरी सोच में पड़ गया। उसकी दाहिनी आंख डोभाल शिष्यों पर टिकी थी जो अब भी 2 मील दूर थे। पार्थ स्थिर खड़ा रहा और लाश को छूने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा करने पर परिस्थिति थोड़ी कठिन हो जाती। बाघ के शरीर का वजन लगभग 2 से 3 टन था और उसे हिलाना भी मुश्किल था। साथ ही बाघ की चमड़ी को काटना कठिन था और वैसे भी उसके पास कोई शक्तिशाली हथियार नहीं था। शीघ्र ही 7 डोभाल शिष्य आ पहुंचे। बच्चे, जल्दी यहाँ से चले जाओ। यह हमारा है। अमित डोभाल, जो सबसे आगे था, ने घमंड से कहा। वह पहले पार्थ की ताकत से सावधान था, लेकिन जब उसने देखा कि पार्थ केवल एक तीसरे स्तर पर है,
तो उसने जाहिर तौर पर पार्थ को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उन्होंने अपने कुछ साथियों को खो दिया था और अजय डोभाल काफी थक चुका था, फिर भी उनके पास तीसरे स्तर के 3 लोग और मूलाधार चक्र के 2 और लोग थे। पार्थ अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने अमित डोभाल को मजाक उड़ाने के लहजे में देखा। वह केवल अजय डोभाल से सावधान था। अमित डोभाल, उसने हमारी जान बचाई। हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि बाघ के शरीर को कैसे विभाजित किया जाए, अजय डोभाल ने आते ही धीरे से कहा। पार्थ ने उसकी प्रशंसा करते हुए देखा। जैसा मैंने सोचा था, आप सच में बुद्धिमान है। बाघ की लाश इतनी बड़ी है और मेरे पास इसे काटने के लिए कोई उपयुक्त हथियार नहीं है और न ही इसे ले जाने की ताकत है। अजय डोभाल ने इस बाघ को मारने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया था। साथ ही उन्होंने कुछ साथियों को भी खोया था। हालांकि अमित डोभाल थोड़ा अनिच्छुक था, फिर भी वे मान गया। जल्द ही वे चर्चा करने लगे कि बाघ को कैसे विभाजित किया जाए। 2-8 डोभाल परिवार को 8 लगेंगे, अमित डोभाल ने सख्त लहजे में कहा। हम इस बच्चे के लिए 20% पहले से ही बहुत अधिक है, सही कहा। इसे तो 10% से भी संतुष्ट हो जाना चाहिए था। डोभाल परिवार के बाकी सभी लोगों के चेहरे तिरस्कार से भरे हुए थे। 2-8 हा हा हा, पार्थ तुरंत हंस पड़ा। बच्चे, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं सुनना चाहता हूं कि तुम कितना लेना चाहते हो। 2-8 मुझे 80% मिले, आपको 20% मिले, और वैसे भी अगर मैंने समय पर अपने तीर चलाकर बाघ को घायल नहीं किया होता तो अब तक तुम लोग बंटवारे की बात करने के लिए जिंदा नहीं होते, पार्थ ने कहा। पहले तो वह इसे 5-5 बांटना चाहता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि डोभाल परिवार का ऐसा रवैया होगा। उसकी बात सुनकर सभी की त्योरियां चढ़ गई। ज्यादा घमंड मत करो बच्चे, तुमने सही समय पर हमारी मदद की थी, इसीलिए मैंने तुम्हें 20% देने की बात की, वरना मैं तो तुम्हें 10% भी नहीं देता, अमित डोभाल ने तिरस्कार के साथ कहा। तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगा, पार्थ ने भावहीन अभिव्यक्ति के साथ कहा। अगर ऐसा है तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम कितने मजबूत हो, इसके बाद ही हम कुछ फैसला करेंगे। अमित डोभाल हंसा और अपनी तलवार निकाल ली। रुको, अजय डोभाल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्रम हवा छवि अमित डोभाल एक हवा की तरह थी जो पार्थ की ओर आगे बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक है, वो बचा तो अब गया काम से। अमित डोभाल ने पहले ही गरजती तलवार की पहली 6 चालों को भी निम्न स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था। डोभाल शिष्यों के चेहरे पर सहानुभूतिपूर्ण भाव थे। बचकानी तरकीबें, पार्थ पीछे नहीं हटा बल्कि आगे की ओर बढ़ गया। क्या गति है, अजय डोभाल सहित सभी ने पार्थ को केवल धुंधला होते देखा। अच्छा नहीं है, अमित डोभाल ने पार्थ खतरनाक गति से उसके करीब आते हुए देखा। गुस्सैल हवा की छवि, अमित डोभाल चिल्लाया क्योंकि उसने एक और हमला किया। ड्रैगन मुस्टिका, पार्थ ने अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में डाली। उसने ड्रैगन मुस्टिका और तीव्र श्वास तकनीक को एक साथ मिला दिया, जिससे उसके मुक्के की शक्ति दोगुनी हो गई। क्या खतरनाक ताकत है, अमित डोभाल को लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो। पार्थ की ताकत सामान्य मूलाधार चक्र वालों की ताकत से भी अधिक थी। बूम! अमित डोभाल और पार्थ के बीच भिड़ंत में एक जोरदार धमाका हुआ। पहला मुक्का टकराते ही अमित डोभाल के मुंह से खून आने लगा। दूसरा मुक्का, उसकी चांदी की तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। तीसरा मुक्का, बूम! उसका पूरा शरीर उड़ गया और वह उड़ाते हुए एक पेड़ से टकरा गया। क्या भयानक शक्ति है, अरे बाप रे! इतना मजबूत! अन्य डोभाल शिष्य स्तब्ध होकर वहां खड़े थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमित, जिसके पास मूलाधार चक्र के शिखर की शक्ति है, वे तीसरे स्तर के हिमगिरी गुरुकुल के शिष्य से हार जाएगा। ये सच में बहुत मजबूत है, अजय डोभाल, जो दूर नहीं था, ने पूछा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? पार्थ ने लापरवाही से अपनी मुट्ठी वापस ले ली। बच्चे,
ज्यादा खुश मत हो, तुम बस थोड़े भाग्यशाली थे। अमित डोभाल जमीन से रेंगता हुआ आया। मैं अभी बाघ से लड़कर आ रहा हूँ और थक गया हूँ। अगली बार तुम्हारा ऐसा नसीब नहीं होगा, तब मैं तुम्हें एक ही वार में हरा दूंगा। भाग्य पार्थ ने एक फीकी मुस्कान दी। हालांकि अमित डोभाल घायल हो गया था, लेकिन पार्थ का मानना था कि अगर अमित ठीक होता तो भी वो उसे हरा देता। वह केवल अजय डोभाल से सावधान था। अजय डोभाल की ताकत मूलाधार चक्र के शिखर तक पहुंच गई थी। जब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था तो नुकीले सींग वाला बाघ भी घायल हो गया था। तो फिर तीसरे रैंक वालों का तो कहना ही क्या। अमित, तुम उसके विरोधी नहीं हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले ही हारकर अपनी बेइज्जती करा चुके हो? डोभाल अजय डोभाल धीरे धीरे पार्थ की ओर मुड़ा। अचानक उसके शरीर ने लड़ाई के लिए अपनी भयानक आभा छोड़ दी। पार्थ का दिल उछल पड़ा। क्या अजय डोभाल पहले ही ठीक हो गया है और अब यह मुझसे लड़ना चाहता है? बेशक, अगर अजय डोभाल अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था तो पार्थ को उससे कोई डर नहीं था। लेकिन अगर वो पहले ही ठीक हो चुका है तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी। तुम्हारा मुट्ठी कौशल लगभग चरम स्तर पर पहुंच गया है और साथ ही कदम तकनीक भी अविश्वसनीय है। अगली बार मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करना चाहूंगा। अजय डोभाल ने प्रशंसा से भरी नजरों से पार्थ का सामना किया। निश्चित रूप से हम अगली बार अभ्यास करेंगे। हालांकि पार्थ उससे सावधान थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह डरा हुआ था। अजय डोभाल की ताकत कम से कम कार्तिक असवाल के बराबर थी, जो बाहरी शिष्यों में तीसरे स्थान पर था। अगर पार्थ कार्तिक असवाल को हरा सकता है तो उसके पास अजय डोभाल से लड़ने की भी क्षमता होगी। जल्द ही उन्होंने यह चर्चा पूरी कर ली कि अपने पुरस्कारों को कैसे विभाजित किया जाए। 6-4, मुझे 60% और तुम लोगों को 40%, पार्थ ने कहा। ठीक है, अजय डोभाल ने उत्तर दिया, क्योंकि अन्य डोभाल शिष्यों में उत्तर देने का साहस नहीं था। वे पार्थ की ताकत से थोड़े डर गए थे। पार्थ ने खुद अपना सिर हिलाया। उन लोगों को 40% देना एक तीर से दो निशाने मारने जैसा था। सबसे पहले, उसके पास लाश को काटने या ले जाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने दूसरों को काम करने दिया। दूसरे, अभी उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी कि वो इतने सारे लोगों का एक साथ सामना कर सके। सोचिए, अगर उसने यह सब खुद ही ले लिया, क्या इससे दूसरे नाराज होकर उस पर एक साथ हमला नहीं कर देंगे? इससे स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी और उसे फिर अपनी जान बचाने के बारे में सोचना पड़ेगा। फिलहाल 1 घंटे बाद बाघ की चीरफाड़ की प्रक्रिया पूरी हो गई। पार्थ ने खुद सबसे महंगे हिस्से लिए और सारा मांस डोभाल शिष्यों के लिए छोड़ दिया। यह पुष्टि करने के बाद कि उसने 60% ले लिया है, वे लापरवाही से चला गया। ऐसा लगता है कि हिमगिरी गुरुकुल में एक नई प्रतिभा का उदय हुआ है। यहाँ तक कि ऋषभ बिष्ट भी जब तीसरे स्तर पर था तो उसके जितना मजबूत नहीं था। अजय डोभाल ने पार्थ को पीछे से देखते हुए कहा। ऋषभ बिष्ट अमित डोभाल में खौफ की अभिव्यक्ति थी। वह उत्तरकाशी के 4 शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। वह 2 साल पहले ही स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंचकर एक सतावीर योद्धा बन गया था। इस बच्चे की तुलना उससे कैसे की जा सकती है? 4 शीर्ष प्रतिभाएं उत्तरकाशी के शीर्ष युवा थे। उनमें से हर कोई सच्चे वीर योद्धा के स्तर पर था और वे अन्य युवा योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत थे। ऋषभ बिष्ट का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि भाई अजय भी उस बच्चे को एक झटके में मार सकते हैं, लेकिन अजय डोभाल की राय थोड़ी अलग थी। नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम दोनों का मुकाबला हुआ तो तुम लोगों की एक शानदार लड़ाई देखने को मिलेगी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ सुरक्षित उत्तरकाशी वापस आ पाएगा या फिर डोभाल शिष्य फिर से चलेंगे कोई चाल? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें।
13 औषधियों का प्रभाव। अध्याय 13 औषधियों का प्रभाव। अपना हिस्सा लेने के बाद पार्थ तुरंत नगर में वापस नहीं आया, बल्कि उसने जंगल में ही छिपकर पहले डोभाल परिवार के शिष्यों के जाने का इंतजार किया। उसे डर था कि कहीं वो लोग चुपके से उस पर हमला करने की कोशिश न करे। काफी देर इंतजार करने के बाद पार्थ ने अपने थैलों को उठाया और नगर की ओर चल पड़ा। आधे दिन बाद जब पार्थ ने उत्तरकाशी में प्रवेश किया, उसने अपने ऊपर 3 बड़े थैले ले रखे थे। फौलादी बाज और नुकीले सींग वाला बाघ। दुकानदार ने पार्थ को अविश्वास से देखते हुए कहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक मामूली सी तीसरे स्तर का बच्चा किसी हिंसक पशु को मार सकता है। यह सभी को पता था कि एक हिंसक पशु सच्चे वीर योद्धाओं का भी सामना कर सकता है। यहाँ तक कि हिंसक पशु द्वारा पूरे गांवों को नष्ट करने की अफवाहें भी थीं। हमारे साथ लगभग 10 से 12 लोग थे। इसे मारने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और साथ ही हमने कुछ साथियों को खो दिया। पार्थ के शब्दों से हैरान दुकानदार को थोड़ा सुकून मिला, वरना इस खबर से पूरे उत्तरकाशी में तहलका ही मच जाता। दुकानदार ने बारीकी से सभी जानवरों के शरीर और उनके अंदरूनी अंगों की जांच की। हालांकि जैसे जैसे वो उनकी जांच कर रहा था, वो और भी आश्चर्यचकित हो रहा था। मानना पड़ेगा, इस लड़के की किस्मत सच में कमाल की है। सभी सामानों की जांच करते हुए दुकानदार की नजर पार्थ के कपड़ों पर हिमगिरी प्रतीक पर भी पड़ी और अंत में उसने सारी कीमत जोड़कर बता दी। 30,000 चांदी के सिक्के। जैसे ही उसने कीमत बताई, दुकान के सभी कर्मचारियों ने ठंडी सांस ली। यह पहली बार था जब कोई इतनी ज्यादा कीमत का सामान बेचने के लिए लाया था। दुकानदार ने भी पार्थ को धोखा देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे हिमगिरी गुरुकुल से आया था। उत्तरकाशी में हिमगिरी, डोभाल बहुगुणा परिवार और 3 सबसे बड़ी शक्तियां थीं। उनकी अनुमति के बिना कोई भी दुकान नहीं खुल सकती थी। मुझे मंजूर है, पार्थ मुस्कुराया। वह शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। जल्द ही पार्थ ने अपनी 30,000 चांदी के सिक्के लिए और दुकान से निकल गया। अब मैं कुछ शक्तिवर्धक औषधियां खरीद सकता हूं, जिससे मुझे मूलाधार चक्र तक पहुंचने में मदद मिल सके। पार्थ उस हथियार की दुकान की ओर बढ़े जहां वे कुछ दिन पहले गए थे। छोटे बच्चे, तुम यहाँ फिर से आए हो। लगता है कि तुम्हें किसी और हथियार की तलाश है। कुछ दिनों पहले पार्थ के पास पैसे की कमी थी और भारी धातु धनुष के लिए तकनीकी रूप से आधा उधार और आधा भुगतान किया गया था। पार्थ ने अपना हाथ मेज पर रखा। यहाँ 50 चांदी के सिक्के हैं और उस दिन की आपकी मदद के लिए धन्यवाद। 50 चांदी के सिक्के। दुकानदार हैरान था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि पार्थ इतना ईमानदार होगा। पार्थ ने कहा था कि वह 2 गुना भुगतान करेगा, लेकिन यह राशि का 10 गुना अधिक था। सिक्के लेते ही दुकानदार मुस्कुराया। हालांकि वह दुकानदार था, लेकिन फिर भी उसने पार्थ के द्वारा उसे अधिक पैसे दिए जाने पर मना नहीं किया, क्योंकि 50 चांदी के सिक्के उसके महीने भर के शुद्ध लाभ का आधा था। पैसे वापस करने के बाद भी पार्थ नहीं गया, बल्कि और इधर उधर देखने लगा। मेरे भारी धातु धनुष की ताकत बहुत कम है। पार्थ एक नया धनुष चाहता था। क्या आपके पास कोई शक्तिशाली धनुष होगा, जिससे कि मैं किसी हिंसक पशु को भी आसानी से मार सकूं? उसने दीवार पर लगे हथियारों का निरीक्षण करने के लिए अपनी दाहिनी आंख का इस्तेमाल किया। शीघ्र ही उसकी दृष्टि एक चांदी के धनुष पर जा टिकी। चांदी के लंबे धनुष से पार्थ को एक ठंडक की अनुभूति हुई। उसने आगे बढ़कर धनुष को छुआ तो उसको लगा कि जैसे उसने किसी बर्फ के टुकड़े को अपने हाथ में लिया है। साथ ही ये काफी मजबूत भी लग रही थी। इस धनुष कितने की है? पार्थ ने पूछा। तुम्हारी आंखें सच में काफी अच्छी है। इस धनुष को रहस्यमयी चांदी का धनुष कहा जाता है और पूरे उत्तरकाशी की दुकानों के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। दुकानदार ने थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा। केवल सच्चे वीर योद्धा जो तीरंदाजी में कुशल है, वे इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत 1520 चांदी के सिक्के है। उसने नहीं सोचा था कि पार्थ इसे वहन कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से काम लिया। 1520 चांदी के सिक्के?
यह बहुत महंगा है, क्या कुछ और कम नहीं हो सकता? पार्थ ने पूछा। ठीक है, अब तुम हमारे पुराने ग्राहक हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए 1470 चांदी के सिक्के। दुकानदार ने थोड़ा सोचकर कहा। ठीक है, मैं इसे खरीदूंगा, पार्थ ने कहा। रहस्यमयी चांदी का धनुष महान सामग्रियों से बना था और उसके भारी धातु के धनुष से कई गुना बेहतर था। इसे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मूलाधार चक्र या उच्चतर स्तर के वीर योद्धाओं की आवश्यकता थी। क्या आप सुनिश्चित है कि आप इसे तुरंत नगद मूल्य चुकाकर खरीदना चाहते हैं? उधार नहीं। पार्थ ने चांदी के ढेर को सामने कर दिया और उसे दुकानदार की ओर धकेल दिया। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या? दुकानदार ने कभी नहीं सोचा था कि पार्थ इतनी जल्दी इतना अमीर हो जाएगा। कुछ दिन पहले उसने केवल 20 चांदी के सिक्कों का एक धनुष खरीदा था। जरूर जरूर, दुकानदार ने सिर हिलाया और धनुष को नीचे उतारा और एक सुंदर नकाशीदार डिब्बे में रख दिया। पार्थ ने भी 100 तीर खरीदे जिनकी कीमत 10 चांदी के सिक्के थी। हथियारों की दुकान से बाहर निकलने के बाद पार्थ शहर की सबसे बड़ी दवा की दुकान पर गया। पतंजलि औषधालय इस शहर की सबसे बड़ी दवा की दुकान है। इसका मालिक बहुत रहस्यमय है और इसके आसपास के सभी राज्यों में शाखाएं फैली है। यहाँ तक कि उत्तरकाशी के 3 बड़े परिवार भी इसकी ताकत से डरते हैं। जैसे ही वे एक दुकान पर आया, उसे एक परिचित लड़के की आवाज सुनाई दी। पार्थ को एक लड़का और एक लड़की पास में ही खड़े दिखे। जो बोल रहा था वह आसमानी रंग के कपड़े पहने एक युवक था जिसने भयानक आभा बिखेरी थी। ये दोनों फिर से। ये अच्छा नहीं है, पार्थ ने आप भरी। पुरुष और महिला जोड़ी कार्तिक असवाल और रेशमा थे। रेशमा ने पार्थ को देखते ही आश्चर्यजनक रूप से कहा। पार्थ ने प्रतिक्रिया के रूप में अपना सिर हिलाया और फिर पतंजलि औषधालय में चले गए। वो जरूर पतंजलि औषधालय में थोड़ी जानकारी लेने के लिए आया होगा। गुरुकुल में बहुत से शिष्य शक्तिवर्धक औषधियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं, इसलिए उनकी जानकारी लेने वे यहाँ अक्सर आते रहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता, इसलिए वे कुछ नहीं खरीद पाते और यहाँ आकर इन लोगों को परेशान करते रहते हैं। कार्तिक असवाल ने पार्थ को देखते हुए तिरस्कार पूर्वक कहा। पतंजलि औषधालय से सस्ती औषधि भी उसकी पहुंच से बहुत दूर की कौड़ी है। हालांकि रेशमा ने पार्थ से बात नहीं की थी, लेकिन वह जानती थी कि पार्थ की पृष्ठभूमि के साथ कुछ 100 चांदी के सिक्के लाना भी बहुत कठिन होगा। वहीं उसकी तुलना में कार्तिक असवाल, जिनके पिता और दादा दोनों गुरुकुल में मध्य उच्च पदों पर कार्यरत थे, उनके धन की तुलना नहीं की जा सकती थी। दोनों को नजरअंदाज करते हुए पार्थ पतंजलि औषधालय में चला गया और औषधियों की खोज शुरू कर दी जो उनकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करे। जब किसी साधक का शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत हो चुका हो, तभी उसका मूलाधार चक्र तब जागृत होता है। इस दिशा में रक्त बूटी का उपयोग अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। यह किसी की शारीरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि इसकी सहायता से आध्यात्मिक शक्ति को समझने में भी मदद मिलती है। पार्थ ने इसके बारे में सोचा और फिर अपनी जरूरतों की पुष्टि की। सभी पौधों में से रक्त बूटी योद्धाओं के लिए सबसे ज्यादा काम की थी। रक्त बूटी को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था। जो जितने पुराने थे उनका बेहतर उपयोग था, लेकिन वे उतने ही अधिक महंगे भी होंगे। तभी पार्थ की नजर सामने दीवार पर लगी मूल्य सूची पर गई। 100 साल पुरानी रक्त बूटी, 600 चांदी के सिक्के। 200 साल पुरानी रक्त बूटी, 1300 चांदी के सिक्के। 300 साल पुरानी रक्त बूटी, 4500 चांदी के सिक्के। 500 साल पुरानी रक्त बूटी, 12,000 चांदी के सिक्के। मूल्य सूची को देखने से पार्थ की आंखें भी बढ़ गईं। जाहिर है, यह जितना पुराना होता था उतना ही अच्छा था। बेशक प्रारंभिक योद्धाओं की सीमा रक्त बूटी थी जो 500 साल पुराने थे। वे इससे पुरानी बूटी की क्षमता को अवशोषित नहीं कर पाएंगे। कार्तिक, अगर मेरे पास 300 साल पुरानी रक्त बूटी होती
तो मैं 3 महीने में तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच सकती हूँ। रेशमा की आवाज आई, जो इधर उधर नजरें घुमाकर पास में रखी औषधियों को देख रही थी। यह संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें एक ही 100 साल पुरानी बूटी खरीद सकता हूँ। मैं इस समय आध्यात्मिक शक्ति सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे खुद भी महंगी औषधियों की जरूरत है, कार्तिक असवाल ने कहा। हालांकि वह अमीर था, फिर भी वह अपने पैसे को बेतहाशा खर्च नहीं कर सकता था, और वो भी किसी और के लिए। 100 साल पुराना भी ठीक है, रेशमा मंद मंद मुस्कुराई। इतने में एक आवाज ने भावहीन होकर कहा, दुकानदार, मुझे 200 साल पुरानी रक्त बूटी और एक 300 साल पुरानी बूटी दे दो। इस आवाज ने कई लोगों का ध्यान खींचा। यह वही है, रेशमा ने पार्थ को देखा जो पास में ही खड़ा था, और उसका दिल उछल पड़ा। 300 साल पुरानी रक्त बूटी? वह शायद शेख ही बघाड़ रहा है, कार्तिक असवाल ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सामान्य शाखा शिष्य 300 साल पुराने रक्त बूटी को खरीद सकता है। 200 साल पुरानी रक्त बूटी और एक 300 साल पुरानी रक्त बूटी, कुल 7100 चांदी के सिक्के। दुकानदार ने उसकी कीमत बता दी। जल्द ही उनकी आंखों के सामने पार्थ ने अपनी चांदी थैली निकाली और सफलतापूर्वक दुकानदार के साथ इसका आदान प्रदान किया। इस दृश्य को देखकर कार्तिक असवाल की मुस्कान एकदम से जम गई। कैसे? यह कैसे संभव है? रेशमा ने को अविश्वास से देखा। वो चकित नजर आ रही थी। दुकानदार, क्या मुझे उच्च स्तर की दिव्य वटी की 4 बोतलें और साथ ही उच्च स्तर की रक्तवर्धक वटी की 4 बोतलें मिल सकती हैं? पार्थ ने कुछ अन्य दवाएं भी खरीदी जो सभी उच्च स्तर की थीं, और उसने 2500 चांदी के सिक्के और खर्च किए। दुकानदार ने औषधियां देते समय उनको प्रयोग करने के तरीके के बारे में बताया, और साथ ही ये भी बताया कि इस दौरान उसे किन सावधानियों का ध्यान रखना है। औषधियां खरीदने के बाद पार्थ ने रेशमा को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और शांत तरीके से चला गया। जवाब देते समय रेशमा के पास एक मजबूर मुस्कान थी, और उसने पार्थ की आंखों में नहीं देखा। रेशमा ने देखा कि पार्थ ने उसकी तरफ ढंग से देखा तक नहीं। ये देखकर उसके मन में एक टीस उठी। मुख्य गुरुकुल में आने से पहले वो और पार्थ कितने करीब हुआ करते थे, और आज देखो वे एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पाते। लेकिन ये भी सच है कि इन सब की शुरुआत रेशमा की वजह से ही हुई थी। ये वही थी जिसने पार्थ को छोड़कर कार्तिक से नजदीकियां बढ़ाई थी। पतंजलि औषधालय छोड़ने के बाद पार्थ हिमगिरी गुरुकुल में वापस नहीं आया। इसके बजाय वह एक सराय में गया। उसने पहले अपने पास बची चांदी का हिसाब लगाया तो वह कुल 15,000 चांदी की सिक्के थे। मैं बाद में उपयोग के लिए इन सिक्कों को रख दूंगा। पार्थ ने समझा कि एक साधक के लिए भारी मात्रा में औषधियों की आवश्यकता होती है। उस रात उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे तीव्र श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी दाहिनी आंख के अंदर की फीकी सुनहरी चमक 3.7 सेमी से बढ़कर 3.9 सेमी हो गई थी। पार्थ ने पुष्टि की कि वह तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया था, और उसे मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए बस आधा कदम और चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि यह दवा मेरे लिए कितनी सहायक होगी। पार्थ उम्मीदों से भरा हुआ था, क्योंकि उसने 200 साल पुराना एक रक्त बूटी खाई थी। जल्द ही पार्थ ने महसूस किया कि उसके शरीर में भारी मात्रा में ताकत दिखाई दे रही थी, लेकिन थोड़ी अव्यवस्थित थी। क्या एक जड़ी बूटी सच में इतनी अधिक शक्तिशाली होती है? पार्थ ने तीव्र श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे औषधि को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। शायद यह इसलिए था क्योंकि पार्थ ने इससे पहले कभी भी इतनी कीमती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं किया था। उसे लगा कि इसका प्रभाव सच में बहुत अधिक है। दूसरे दिन की सुबह में, क्या ऐसा हो सकता है? पार्थ ने खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस किया। उसकी सारी मांसपेशियां और हड्डियां शक्ति से भरी थीं। उसने लापरवाही से अपनी मुट्ठी लहराई और 700 किलोग्राम की ताकत से वार किया। पार्थ को नहीं लगा था कि मूलाधार चक्र को जागृत करना इतना आसान होगा। तो क्या होगा आगे?
क्या पार्थ ने सच में अपना मूलाधार चक्र जागृत कर लिया है या फिर इसके पीछे भी कोई राज है? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। 614 अर्धवीर योद्धा की शक्ति अध्याय 14 अर्धवीर योद्धा की शक्ति। मैंने मूलाधार चक्र जागृत कर लिया। रक्त बूटी का प्रभाव सच में बहुत अच्छा है। पार्थ विश्वसनीय महसूस कर रहा था। उसने पहले सोचा था कि 200 साल की रक्त बूटी की मदद से अभी भी उसे अपनी क्षमता बढ़ाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। क्या रक्त बूटी सभी के लिए इतनी असरदार होती है? लेकिन फिर पार्थ ने सोचा कि यदि सभी के लिए यह इतना प्रभावशाली होगा फिर तो नया स्तर हासिल करना कुछ ज्यादा ही आसान होता। लेकिन इस तरह से स्वाधिष्ठान चक्र या उससे ऊपर के योद्धाओं का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है। अवश्य ही इसका प्रभाव सभी के लिए अलग अलग होता है। जल्द ही उसे इसका कारण मिल गया। सबसे पहले उसने पहले कभी कोई जड़ी बूटी नहीं ली थी, इसलिए वह जड़ी बूटी को उच्च स्तर तक अवशोषित कर सकता था। दूसरे, तीव्र श्वास तकनीक तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे पार्थ की ताकत तीसरे स्तर पर रहते हुए भी मूलाधार चक्र के स्तर तक पहुंच गई थी। तीसरा, पार्थ ने महसूस किया कि दाहिनी आंख के साथ विलय के बाद उनका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था, जिसकी वजह से उसके शरीर की प्रतिक्रिया गति बहुत तेज हो गई है। पार्थ का मन जल्द ही शांत हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि हिमगिरी गुरुकुल के कई अन्य लोग ऐसे भी हैं जो उसकी उम्र तक पहुंचने से पहले ही मूलाधार चक्र जागृत कर चुके थे। उसे केवल सामान्य प्रतिभा ही माना जा सकता था, शीर्ष प्रतिभाशाली नहीं। पार्थ अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो गुरुकुल से निकलकर नगर के रास्तों पर चलने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक से उसने कुछ महसूस किया। वहाँ कौन है? पार्थ तुरंत घूम गया। बच्चे, अपने बचे हुए 15,000 चांदी के सिक्के यहीं छोड़ दो और हम तुम्हें जाने देंगे। डोभाल परिवार के 3 शिष्यों ने पार्थ को घेरते हुए कहा। जो बात कर रहा था वह कुछ जाना पहचाना था, अमित डोभाल। पार्थ ने तुरंत युवक को पहचान लिया। उनके सामने के 3 शिष्य मूलाधार चक्र पर पहुंच गए थे और अमित डोभाल मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। 15,000 चांदी के सिक्के? क्या उन्हें मुझसे छीनने के लिए सिर्फ तुम 3 लोग ही आए हो? पार्थ ने सीधे खड़े होकर उदासीनता से कहा। उसने उत्तरकाशी में करीब 15,000 सिक्के खर्च किए थे और अभी भी 15,000 बाकी थे। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से यह सब अपने लिए लेने की योजना बनाई। बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बहुत अहंकारी मत बनो। मैं पिछली बार चोटिल हुआ था, इसलिए तुम जीत गए। आज हम रहस्यमयी मेघवन में हुए नुकसान का बदला सूद समेत वापस लेने जा रहे हैं। और वैसे भी तुम्हें पीटने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। बाकी दोनों का काम तो बस ये सुनिश्चित करना है कि तुम बचकर भाग ना पाओ। अमित डोभाल ने ऐसे कहा जैसे पार्थ उसकी नजरों में बस एक चींटी से सामान हो। उस दिन तुमने बाघ के मूल्य का 60% ले लिया, जबकि हमारे संप्रदाय कई व्यक्ति मर गए। डोभाल शिष्यों में से एक की आंखों में लालच और अनिच्छा थी। तुम लोग बकवास बंद करो और जल्दी से हमला करो। अगर इसने ज्यादा चालाकी दिखने को कोशिश की तो हम पीट पीट कर इसकी हड्डियां तोड़ देंगे। दाहिनी ओर के युवक ने पार्थ की ओर लात मारते हुए कहा। इसके तुरंत बाद 2 अन्य भी उसकी तरफ लपके। हा, एक और गधों का झुंड। पार्थ फंसा और उसने जमीन से 7 मीटर की छलांग लगाई और पास ही स्थित हवेली की दीवार के ऊपर चढ़ गया। उसने तीनों के खतरनाक हमलों को आसानी से चकमा दे दिया था। उसे भागने मत दो, अमित डोभाल ने गर्जना की और पार्थ की ओर छलांग लगाने वाला पहला व्यक्ति था। जल्दी मुझे पकड़ो। पार्थ ने अमित डोभाल का मजाक उड़ाते हुए देखा और तुरंत तीव्र श्वास तकनीक और तैरती नौका का इस्तेमाल किया, जिससे वे हवा में एक परछाई की तरह दिखाई देने लगा।
इससे पहले कि अमित कुछ समझ पाता, पार्थ बिजली की तेजी से उसकी ओर झपटा। अच्छा नहीं है, अमित डोभाल को अपनी तरफ एक असहनीय दबाव आता हुआ महसूस किया। बूम! अमित डोभाल, जो बीच हवा में था, मुश्किल से अपना मुक्का चलाने में कामयाब हो पाया। हालांकि उसने इस वार को रोक दिया था, फिर भी उस वार की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो एक पत्थर की दीवार जा टकराया, जिससे उसे खून की खांसी हुई। इस बच्चे की ताकत शायद दर्दवीर योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है। मैं उसके खतरनाक वारों में से एक भी नहीं रोक सकता। अमित डोभाल ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। हालांकि जल्दी से उसने खुद को संभाला, लेकिन तभी वो चौंक गया और उसने तुरंत अपने साथियों को चेतावनी दी, तुम दोनों उधर देखो। हालांकि इससे पहले कि वे उन्हें चेतावनी देता, उसकी दाहिनी ओर से एक चीख सुनाई दी। आह है! एक अन्य युवक की हड्डियां टूट गई थी। भागो! अंतिम डोभाल शिष्य डर गया और भागने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह बच पाता, पीछे से कुछ आवाज आई। उसने महसूस किया कि हमले को देखने से पहले ही उसकी आंखें काली हो गईं। गति के मामले में पार्थ ने एक उच्च श्रेणी की युद्ध कला सीखी थी, और जब इसका इस्तेमाल किया जाता था तो इसकी तुलना स्वाधिष्ठान चक्र के वीर योद्धाओं से की जा सकती थी। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से गुस्सा दिलाते हो तो तुम्हारी हड्डियां कितनी जगह से टूटेंगी ये वैद्य भी नहीं बता पाएगा। पार्थ ने अमित डोभाल को देखा और फिर एक पक्षी की तरह तैरता हुआ वहां से चला गया। क्या अविश्वसनीय ताकत और गति है, अमित डोभाल के बगल वाले युवक ने कहा। वह चकित रह गया था। मैं तो उसे आते हुए देख भी नहीं पाया। इस पार्थ ने अभी केवल मूलाधार चक्र ही जागृत किया है और उसके पास पहले से ही एक कर्दवीर योद्धा की ताकत है। अभी पार्थ की ताकत की तुलना अजय डोभाल की ताकत से की जा सकती है। अमित डोभाल और उसके चमचों को पीटने के बाद पार्थ हिमगिरी गुरुकुल में लौट आया। पार्थ से परिचित कुछ शिष्य उसकी साधना से हैरान थे। पार्थ, तुमने अपना मूलाधार चक्र कब जागृत किया? वे सभी जानते थे कि पार्थ की ताकत 20 दिन पहले केवल दूसरे स्तर पर थी। मैंने सुना है कि पार्थ और कुछ डोभाल परिवार के शिष्यों ने कल मिलकर एक नुकीले सींग वाला बाघ को मार डाला और फिर उसने लूट का आधा हिस्सा चुरा लिया, एक जानकार शिष्य ने कहा। एक हिंसक पशु की कीमत लगभग 30 से 40 हजार चांदी के सिक्कों के बराबर होती है। इस बच्चे ने निश्चित रूप से कोई बहुत महंगी जड़ी बूटी खरीदी है जिससे उसकी साधना बढ़ी है। किसी की साधना को बढ़ाने के लिए औषधियों का उपयोग करने में इतनी खास बात क्या है? वैसे भी ऐसे लोगों की ताकत आमतौर पर कम ही होती है। ये शिष्य या तो ईर्ष्यालु या तिरस्कारपूर्ण थे। भाई, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने आज तक भी औषधियों का सेवन ही नहीं किया, एक ने उसे ताना मारते हुए कहा। सही कहा। इसने खुद अगर 200 साल पुरानी रक्त बूटी न खाई होती तो ये अभी तक तीसरे स्तर पर ही अटका होता। दूसरे ने तो उसकी बची खुची इज्जत भी उतार दी। वो बेचारा अपना मुंह छुपाकर वहां से चला गया। पार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि गुरुकुल तक उसकी और डोभाल परिवार वाली बात इतनी तेजी से पहुंचेगी। लेकिन पार्थ इन लोगों से परेशान नहीं हुआ और सीधे आगे बढ़ गया। जल्द ही वह कुटिया में वापस आ गया। पार्थ बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा और टूटी फूटी कुटिया का सर्वेक्षण किया। गुरुकुल में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में अभी 1 महीना बाकी है। अगर मैं एक आंतरिक शिष्य बन सकता हूँ तो मेरे माता पिता का सम्मान पूरी गांव में और भी ऊंचा हो जाएगा। अपनी आंखें बंद करके पार्थ की चेतना ने उनकी दाहिनी आंख के अंदर गहरे काले आयाम में प्रवेश किया। फीकी सुनहरी रोशनी 4.15 सेमी तक बढ़ गई थी। जब पार्थ दूसरे स्तर पर था तो सुनहरे रंग की रोशनी की लंबाई 2 सेमी थी, और जब उनकी साधना तीसरे स्तर पर पहुंची तो यह 3 सेमी थी। अब वह 4 सेमी का था क्योंकि उसने मूलाधार चक्र को जागृत कर लिया था। जैसे जैसे सुनहरे रंग की रोशनी का विस्तार हुआ, पार्थ ने पाया कि उनकी दाहिनी आंख की शक्ति में वृद्धि हुई है।
अब वह 5 मील के दायरे में प्रत्येक वस्तु को साफ साफ देख सकता था। उनके दिमाग की ऊर्जा और प्रतिक्रिया की गति भी काफी बढ़ गई थी। यहाँ तक सोचते हुए पार्थ ने एक बार फिर तैरती नौका को समझना शुरू किया। जल्द ही तैरती नौका की किताब का बचा हुआ हिस्सा धीरे धीरे और कम बाकी रह गया। 1/3 शेष, 1/4 शेष, 1/5 शेष। रात में जब तैरती नौका के आखिरी हिस्से को पढ़ लिया गया, पार्थ बुरी तरह से थक चुका था। इस समय पार्थ ने अपनी सांस रोक रखी थी और उसकी विषय वस्तु को देख रहा था। यह कदम तकनीक और भी विकसित हो सकती है। अचानक उसके हाव भाव की जगह परमानंद ने ले ली। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। 6:15 दिव्य श्वास तकनीक। अध्याय 15 दिव्य श्वास तकनीक। तैरती नौका। आखिरी के पन्नों पर केवल दिव्य श्वास तकनीक से ही कोई इसे अपनी पूरी क्षमता तक चला सकता है। यह 5वें ऊर्जा चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र के योद्धाओं के लिए नायाब होगा और 7वें ऊर्जा चक्र अर्थात सहस्रार चक्र के योद्धाओं के लिए चरम गति प्राप्त करना बहुत ही आसान हो सकता है। नीचे दिव्य श्वास तकनीक की विषय वस्तु है और इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता युद्ध पथ के मूलाधार चक्र के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति का स्तर है। पार्थ ने हालांकि सुना था कि युद्ध पथ के सभी 10 स्तरों का अर्थात सभी 7 ऊर्जा चक्रों की सारी ऊर्जा अवशोषित करने के बाद साधक पवित्र युद्ध पथ के स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन पवित्र युद्ध पथ में प्रवेश करने के लिए पवित्र युद्ध कौशल तकनीकों को सीखने की आवश्यकता होती है। जाहिर है पार्थ की साधारण पृष्ठभूमि के साथ वे पवित्र युद्ध कौशल के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज तक उत्तरकाशी का कोई भी साधक पवित्र युद्ध पथ के स्तर को नहीं छू सका। पार्थ ने तुरंत तैरती नौका की सामग्री को सीखना शुरू कर दिया। तैरती नौका के शुरुआती चरणों में प्रवेश करने के बाद पार्थ तुरंत आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना शुरू कर सकता है। आधे घंटे बाद पार्थ ने तैरती नौका के कुछ हिस्सों को ही समझा था। हालांकि तैरती नौका के जरिए आध्यात्मिक शक्ति को समझने की कोशिश करना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। उत्तरकाशी में हजारों ऐसे साधक थे जो मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गए थे, लेकिन उनमें से कई साधक आध्यात्मिक शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाए और इस वजह से वे कभी अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि गुरुकुल के कुछ प्रतिभाशाली युवा जैसे कि कार्तिक असवाल और राधा भी कुछ समय के लिए फंस गए थे और अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे। पार्थ ने उस रात को असफलता के साथ समाप्त किया। जल्दी मत करो, मैंने अभी केवल अपना मूलाधार चक्र जागृत किया है और अगर मैं इसके शिखर के साथ साथ तीव्र श्वास तकनीक को प्रशिक्षित कर सकता हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरे दिन पार्थ ने एक बार फिर तीव्र श्वास तकनीक के साथ साथ ड्रैगन मुस्टिका का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। तीसरे दिन तीव्र श्वास तकनीक धीरे धीरे अपने तीसरे स्तर के शिखर की ओर बढ़ रही थी। पार्थ ने महसूस किया कि तीव्र श्वास तकनीक की शक्ति अब एक सीमा तक पहुंच गई थी। जब भी वो इसे संचालित करता था तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे यह अपने चरम पर पहुंच गया हो। उसने एक बार फिर आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने की कोशिश की, लेकिन यह फिर से विफल रहा। हर बार जब वह असफल होता तो उसका शरीर थक कर चूर हो जाता था। हालांकि पार्थ ने दिव्य श्वास तकनीक को भी काफी हद तक समझ लिया था, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को सफलतापूर्वक जागृत करना एक पूरी तरह से अलग मामला था। हालांकि पार्थ ने हार नहीं मानी और उसने महसूस किया जब भी उसने आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने की कोशिश की तो हर बार उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ। उसी दिन पार्थ को एक सूचना मिली। कल दोपहर को युद्ध कला के स्तर के बारे में व्याख्यान देने के लिए एक बहुत शक्तिशाली वीर योद्धा सम्मिलित होंगे। हर बाहरी शिष्य ने यह समाचार सुना था। युद्ध कला के स्तर पर एक खुला व्याख्यान शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि पारिवारिक कुश्ती प्रतियोगिता केवल 1 महीने दूर थी, लेकिन सभी बाहरी शिष्यों ने और अधिक प्रयास करना शुरू कर दिया था। पार्थ इस व्याख्यान से बहुत उम्मीद कर रहे थे।
उन्हें हिमगिरी गुरुकुल में आए हुए केवल आधा साल ही हुआ था और यह पहली बार था जब उन्हें इस तरह का मौका मिला था। चौथे दिन की सुबह अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार पार्थ ने भागीरथी के तट पर जाकर स्नान किया और फिर थोड़ी देर तक साधना की। फिर उसे याद आया कि आज ही उसे व्याख्यान के लिए जाना था, इसलिए वो उठा और कक्षा के लिए निर्धारित स्थान की ओर चल दिया। हालांकि अभी दोपहर नहीं हुई थी, यहाँ पहले से ही गुरुकुल के बहुत सारे शिष्य मौजूद थे। पार्थ ने कई मजबूत बाहरी शिष्यों को भी देखा जो आमतौर पर एकांत में रहकर ही अपनी साधना करते थे। उधर देखो, वे शीर्ष 3 बाहरी शिष्यों में से 2 है, राधा और कार्तिक असवाल। यहाँ तक कि चिन्मय जो 5वें स्थान पर है, वो भी यहाँ है। इन लोगों का मुख्य ध्यान उन लोगों पर था जो बाहरी शिष्यों की सूची में शिखर पर थे। हिमगिरी गुरुकुल में 13 से 18 वर्ष की आयु के 1000 से अधिक युवा थे। उनमें से आधे शिष्यों की साधना निम्न स्तर की थी। जाहिर है, जब पार्थ आया तो वह इन सब में सबसे नीचे था। मैदान पर जिन लोगों ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, उनमें वे शिष्य थे जो शीर्ष 10 और शीर्ष 20 में शामिल थे। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र राधा थी, जिसकी उम्र लगभग पार्थ के ही बराबर थी। भीड़ के बीच उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। वो इस जगह किसी ताजे खिले गुलाब की तरह थी जिसके आगे बाकी लड़कियों की खूबसूरती भी फीकी पड़ती। लेकिन गुलाब की ही तरह उसके आसपास भी कांटे थे और वे कांटे थे उसकी अपार प्रतिभा, जिसकी वजह से ज्यादातर लड़के खुद को उसके काबिल नहीं समझते थे, क्योंकि वे सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि बहुत प्रतिभाशाली भी थी और वह कार्तिक असवाल के बराबर तीसरे स्थान पर थी। देखना, वह दीपक है जो पहले स्थान पर है। दीपक के आते ही वहां हलचल मच गई। पार्थ को उसे खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि भीड़ ने अपने आप इधर उधर होकर उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया। उस रास्ते से 16-17 साल का एक युवक आया। उसने हरे रंग के कपड़े पहने थे और उसका चेहरा सामान्य था। वह दीपक है। यह पार्थ के लिए पहली बार था जब उसने दीपक को देखा था। अभी तक उसने केवल उसके बारे में अफवाहें सुनी थीं। 17 वर्ष की उम्र में दीपक अधिकांश शिष्यों से बड़े थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब कोई 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे वयस्क माना जाता था और तब उसे युवा के रूप में नहीं गिना जा सकता था। दीपक अक्सर अपने कमरे के अंदर ही साधना किया करते थे, इसलिए दूसरे उनको गुरुकुल में बहुत ही कम नजर आते थे। इस समय पार्थ की आंखें दीपक पर टिकी हुई थीं और उसने अपनी तरफ आने वाले जबरदस्त दबाव को महसूस किया। हालांकि दोनों ही युद्ध पथ के समान स्तर पर थे, फिर भी पार्थ उस दबाव को महसूस कर सकता था जो दीपक के द्वारा छोड़ा जा रहा था। पार्थ ने भी दीपक की मांसपेशियों में छिपी अपार शक्ति को महसूस किया। क्योंकि दीपक बड़े थे, इसका मतलब था कि उन्होंने लंबे समय तक साधना की थी और उनकी नींव सबसे अच्छी थी। ताकत के मामले में वे निश्चित रूप से पहले स्थान पर था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सबसे मजबूत बाहरी शिष्य होने की उपाधि पाने के योग्य है। लेकिन अभी भी इसकी प्रतिभा को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता था क्योंकि 17 वर्ष की उम्र तक पहुंचने के बावजूद वो अभी तक आंतरिक शिष्य नहीं बन पाया था। यहाँ तक कि शीर्ष के 5 बाहरी शिष्यों की शक्ति में बहुत अधिक अंतर नहीं था और उनके बीच उम्र का अंतर देखते हुए दीपक की तुलना में बाकियों को अधिक प्रतिभाशाली माना जाएगा। यह सोचते हुए पार्थ की नजर राधा पर गई। वो आज भी उतनी ही प्यारी लग रही थी और उसे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वैसे तुम्हारी पसंद तो अच्छी है, लेकिन उसकी उच्च प्रतिभा को देखते हुए तुम्हें अभी काफी लंबा सफर तय करना होगा। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर पार्थ पीछे मुड़ा तो देखा कि रमेश उसके बगल में ही खड़ा था और वो भी उसी दिशा में देख रहा था जिधर राधा थी। तुमने अभी ऐसा क्यों कहा? पार्थ मुस्कुराया और पूछा। क्योंकि इस संसार में शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके दम पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें किसी चीज को पाना है तो उसके लिए तुम्हें पर्याप्त शक्तिशाली बनना होगा, रमेश ने कहा। माफ करना, लेकिन यहाँ तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो कोई चीज नहीं बल्कि एक लड़की है।
मेरी और तुम्हारी तरह ही उसकी भी भावनाएं हैं, वो जिसे चाहे उसे चुनने के लिए स्वतंत्र है। पार्थ ने अपनी बात रखी। वे दोनों बात कर ही रहे थे तभी एक और चीख सुनाई दी। युवराज यहाँ है। युवराज। शीर्ष 5 में स्थान पाने वाला व्यक्ति, कई शिष्यों की निगाहें एक निश्चित दिशा की ओर मुड़ गईं। जो युवक आया वह छोटे बालों वाला युवक था जिसका शरीर चीते जैसा पतला था। युवराज पार्थ को लगा कि यह नाम थोड़ा जाना पहचाना है। जल्द ही उसे याद आया कि यह व्यक्ति बलराज का भाई था। और निश्चित रूप से युवराज के पीछे एक परिचित व्यक्ति नजर आया, बलराज। बलराज ने भी पार्थ को देख लिया था। फिर पार्थ ने उसे अपने भाई के पास जाते और कुछ कहते देखा। युवराज घूम गया और उसकी क्रूर आंखें पार्थ पर टिक गईं। आप वही पार्थ है? युवराज ने भावहीन चेहरे के साथ पार्थ की ओर देखते हुए पूछा। भीड़ को एक झटका लगा। क्या चल रहा है? युवराज किसी ऐसे अनजान व्यक्ति को परेशान क्यों करेगा? अनजान किसी ने अपना सिर हिलाया और मजाक उड़ाया। पार्थ कोई अनजान लड़का नहीं है। कुछ दिन पहले उसने गलती से एक नुकीले सींग वाले बाघ को मार डाला। ओह, क्या ये वही है? और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने युवराज के छोटे भाई को पीटा भी था। मुझे यकीन है कि युवराज बदला लेने आ रहा है। कुछ देर की चर्चा के बाद भीड़ जल्द ही शांत हो गई। अधिकांश शिष्यों के चेहरे पर चंचलता थी क्योंकि युवराज बाहरी शिष्यों में 5वें स्थान पर था। इस समय यहाँ तक कि दीपक, जो पहले स्थान पर थे, कार्तिक असवाल और राधा, जो समान रूप से तीसरे स्थान पर थे, ने भी उस तरफ नजरें गड़ा दी। कार्तिक असवाल के चेहरे पर उपहास के भाव थे। वह युवराज की ताकत को अच्छी तरह जानता था। रेशमा, जो कार्तिक असवाल के बगल में थी, ने आप भरी, लेकिन यह याद करने के बाद कि पतंजलि औषधालय में पार्थ ने किस तरह से व्यवहार किया था, उसकी जगह एक गुस्से ने ले ली। दूसरी तरफ राधा की दिलचस्पी निश्चित रूप से बढ़ गई थी। तीरंदाजी के मैदान में पार्थ के प्रदर्शन ने उसे चौंका दिया था। इस समय पार्थ यहाँ पर आकर्षण के केंद्र में से एक था। तो पार्थ ने इतनी जल्दी मूलाधार चक्र जागृत भी कर लिया। फिर तो मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। राधा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो पार्थ की जीत को लेकर आश्वस्त थी। हाँ, मैं ही पार्थ हूँ। युवराज का सामना करते हुए पार्थ ने एक हल्की सी मुस्कान दी। बच्चे, आज तुम भीड़ के सामने अपमानित होने वाले हो। बलराज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। युवराज कदम दर कदम पार्थ की ओर आगे बढ़ा और उसके द्वारा उठाए गए हर कदम से माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ बलराज के भाई युवराज का मुकाबला कर पाएगा, या फिर सबके सामने युवराज पार्थ को अपमानित करेगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। 616 युवराज से सामना, अध्याय 16 युवराज से सामना। हाँ, मैं ही पार्थ हूँ। पार्थ न तो पीछे हटा और न ही रास्ता दिया। इसके बजाय उसने युवराज का सामना किया। इस नजारे ने कई अन्य शिष्यों को चौंका दिया। बच्चे, आज तुम भीड़ के सामने अपमानित होने वाले हो। बलराज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। युवराज कदम दर कदम पार्थ की ओर आगे बढ़ा और उसके द्वारा उठाए गए हर कदम से माहौल तनावपूर्ण हो गया। पार्थ ने अपना मूलाधार चक्र कब जागृत किया। बलराज और उसके साथियों ने आखिरकार पार्थ के बदलाव को महसूस किया। यहाँ तक कि रेशमा, जो कार्तिक असवाल के बगल में खड़ी थी, हैरान रह गई। औषधियों की मदद से अपना स्तर बढ़ाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये अभी भी बस कचरे का एक टुकड़ा है। ऐसे लोग विशेष रूप से कमजोर होते हैं। कार्तिक असवाल ने तिरस्कार पूर्वक कहा। शायद, रेशमा ने जवाब दिया। पार्थ, तुम मेरी कल्पना से अधिक मजबूत हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे भाई को हरा सकते हो। युवराज ने पार्थ की प्रशंसा की जब वे उससे 2 गज की दूरी पर रुक गया। मेरी प्रशंसा करना बंद करो। मुझे लगता है
तुम यहाँ अपने भाई का बदला लेने के लिए हो? पार्थ मंद मंद मुस्कुराया। हाँ, युवराज ने तेजी से जारी रखा। हालांकि मेरा भाई मूर्ख और कमजोर है, लेकिन वह अभी भी वो मेरा भाई है। युवराज की बात सुनते ही बलराज का चेहरा बदसूरत हो गया। उसके इस भाई ने कभी भी उसके प्रति सम्मान नहीं दिखाया। युवराज ने जारी रखा, तुम मुझसे छोटे हो और शायद तुमने अभी अभी ही अपना मूलाधार चक्र जागृत किया है, इसलिए मैं तुम पर रौब नहीं झाड़ूंगा। यदि तुम मेरी पहली 10 चालों के बाद भी जीवित रहते हो तो मैं वापस चला जाऊंगा जरूर। युवराज के व्यवहार से पार्थ थोड़ा हैरान था। बलराज का भाई उतना घमंडी नहीं था जितना उसने सोचा था। युद्ध कला के मैदान में एक कोने में बने अखाड़े पर दोनों का आमना सामना हुआ। युवराज के खिलाफ मुकाबला करते हुए पार्थ के चेहरे पर गंभीर भाव थे। मुझे भरोसा नहीं है कि मैं अपनी दाहिनी आंख का उपयोग किए बिना कितनी देर तक मुकाबला कर सकता हूं। पार्थ बहुत शांत था। अगर एक बार उसने अपनी दाहिनी आंख का इस्तेमाल किया तो फिर युवराज के खिलाफ उसे कोई समस्या नहीं होगी। बेशक अपनी दाहिनी आंख का उपयोग किए बिना भी पार्थ की प्रतिक्रिया की गति पहले ही सम्मान स्तर के अन्य योद्धाओं से अधिक हो चुकी थी। शुरुआत में पार्थ काफी दबाव में था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी रही उसने युवराज के खिलाफ लड़ने के लिए अपने अनुभव और युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। मैदान पर दोनों साए एक साथ लड़े। उन दोनों ने करीबी युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया और जिस गति से वे लड़े वे बेहद तेज थी। पार्थ की ताकत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। पहले से ही 5 चालें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी मुकाबला बराबरी का ही लग रहा है। कुछ अन्य शिष्यों ने महसूस किया कि यह अविश्वसनीय था। उसकी शक्ति में सुधार मेरी कल्पना से भी अधिक है। रेशमा की सांसें बढ़ने लगीं। ज्यादा दूर नहीं। बलराज अपने माथे से पसीना पोंछता रहा। उसने सोचा कि अपने भाई की ताकत के साथ पार्थ को हारने के लिए उसे केवल 2 या 3 चालों की आवश्यकता होगी, लेकिन पार्थ में अविश्वसनीय रूप से इतना ज्यादा सुधार हुआ था। जल्द ही यह 6ठी चाल थी। अभी भी पार्थ और युवराज एक दूसरे के बराबर थे। जहरीले सांप का 5वां परिवर्तन युवराज की चाल समुद्र की तरह हो गई। वो एक लहर की तरह पार्थ के चारों ओर लिपट गया। जैसे ही 5वां परिवर्तन शुरू हुआ युवराज की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। पार्थ ने दबाव में वृद्धि को महसूस किया। उसे याद आया कि बलराज ने जहरीले सांप के 15 परिवर्तनों के पहले 4 बदलावों को ही सीखा था। हालांकि युवराज ने पहले ही 7 बदलाव सीख लिए थे। प्रत्येक परिवर्तन के बाद सीखना और भी कठिन हो जाता है, लेकिन उसे सीखने के बाद इसका प्रभाव भी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा। पार्थ को लगा जैसे उसके प्रतिद्वंद्वी के पास कोई हड्डी नहीं थी और वे धीरे धीरे और करीब आ रहा था। पार्थ ने सहज रूप से युवराज से दूर जाने के लिए तैरती नौका का इस्तेमाल किया। जहरीले सांप के 15 परिवर्तनों का मुकाबला करीबी मुकाबला था, यहाँ तक कि ड्रैगन मुस्टिका का भी इसके खिलाफ टिकना मुश्किल था। पार्थ गति के मामले में हमेशा युवराज से तेज था। 8 चाल, 9वीं चाल, 10वीं चाल। 2 छायाएं अलग होगी क्योंकि जो शिष्य देख रहे थे उन्होंने अपनी सांस रोक ली। तुम जीत गए। युवराज ने पार्थ को गहराई से देखा और असहाय लग रहा था। फिर वह पीछे मुड़ा और हैरान शिष्यों की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए चला गया। मुझ पर ज्यादा सख्त न होने के लिए धन्यवाद। पार्थ ने एक फीकी मुस्कान दी। इस लड़ाई में उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। उदाहरण के लिए पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख का अत्यधिक उपयोग नहीं किया। उन्होंने तैरती नौका या तीव्र श्वास तकनीक का भी अपनी उच्चतम क्षमता तक उपयोग नहीं किया। इसके उनके पास 2 कारण थे। सबसे पहले वह यह देखना चाहता था कि वह अपनी दाहिनी आंख के उपयोग के बिना कितना मजबूत है। दूसरे, वह गुरुकुल प्रतियोगिता के लिए कुछ छिपी हुई चालें बाकी रखना चाहता था। परिणाम बहुत स्पष्ट था। जब उसने खुद को इन चीजों के इस्तेमाल से रोका जिससे वह युवराज के बराबर ही था। जाहिर है पार्थ पुष्टि नहीं कर सका कि क्या युवराज ने कुछ छिपी हुई चालें छोड़ी थीं या नहीं, क्योंकि उन दोनों ने केवल 10 वार किए थे।
वह इतना मजबूत कब हुआ? उनमें से कुछ जो पार्थ से परिचित थे अब उन्हें खुली आंखों से घूर रहे थे। बलराज और भी अतिशयोक्तिपूर्ण था। उसने हैरानी में अपना मुंह खोला लेकिन कुछ कह नहीं सका। बड़े भाई, अगर तुम उसे 10 चालों में नहीं हरा सकते तो क्या हुआ? तुम अब भी उसे कुछ और चालों में तो हरा ही सकते हो ना। बलराज ने युवराज को पकड़ते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। अगर कोई बंदिशें न भी हो तो भी मैं उसे हरा नहीं सकता। उसकी गति मेरे लिए बहुत तेज है। युवराज ने अपना सिर हिला दिया। यह कैसे संभव है? बलराज जानता था कि उसका भाई झूठ नहीं बोलता। यह उसकी आदत नहीं थी। वह जीत गया। रेशमा का शरीर कठोर हो गया क्योंकि उसने दूर खड़े पार्थ को जटिल रूप से देखा। वह अब विशेष रूप से अधिक सुंदर, लंबा और आत्मविश्वास से भरा लग रहा था जितना कि वो गुरुकुल में प्रवेश करते समय था। इस बच्चे के पास वास्तव में कुछ अच्छी तरकीबें हैं। कार्तिक असवाल के चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी, लेकिन युवराज के खिलाफ वो केवल 10 चालों के लिए ही लड़ा था, जबकि युवराज मुझसे बहुत पहले ही हार चुका है। कार्तिक असवाल के शब्दों को सुनकर रेशमा ने एक सांस छोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पार्थ के मजबूत होने से इतना डर क्यों रही थी। वह जितना मजबूत होता जा रहा था वह खुद को उतना ही हारा हुआ महसूस कर रही थी। द्वंद्व युद्ध के बाद मैदान फिर से अपनी मूल स्थिति में आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोपहर होने वाली थी और शक्तिशाली वीर योद्धा जल्द ही व्याख्यान देने के लिए आने वाला था। हमारी बात अधूरी रह गई थी। रमेश ने पार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कौन सी बात? पार्थ ने हैरान होते हुए पूछा। राधा के बारे में। क्या पता वो भी तुम्हें पसंद करती हो। वैसे मैंने देखा कि वो भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। ये सुनकर पार्थ थोड़ा चौंक गया, फिर खुद को संभालते हुए कहा, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो क्या तुम उसके कुछ कहने तक इंतजार करोगे या फिर खुद आगे बढ़कर उसे अपने दिल की बात बताओगे? हो सकता है कि स्त्री सुलभ लज्जा के कारण वो तुमसे ये बात कभी कह ही न पाए। रमेश ने उसे आगाह करते हुए कहा, हम देखेंगे। जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया है तो निश्चित रूप से मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा। पार्थ ने दृढ़ भाव से कहा। हम। वैसे मूलाधार चक्र जागृत करने पर तुम्हें ढेरों बधाइयां। और मैंने सुना कि तुम बड़े मशहूर हो गए हो। आजकल तुम्हारे कारनामों के चर्चे पूरे गुरुकुल में हो रहे हैं। रमेश ने चुटकी लेते हुए कहा। बस शायद मेरा भाग्य इस बार थोड़ा अच्छा था। पार्थ ने सामान्य तरीके से कहा, जैसे कि ये कोई बड़ी बात ना हो। ऐसे ही दोनों बातें करने लगे। व्याख्यान शुरू होने वाला था। आचार्य भूषण यहाँ है। भीड़ अचानक उत्तेजित हो गई। पार्थ ने सभी की नजरों का अनुसरण किया और देखा कि एक लंबा मांसल आदमी धीरे धीरे अखाड़े के पास चल कर आ रहे हैं। यह आचार्य भूषण है। पार्थ ने चुपके से अपनी दाहिनी आंख खोली और देखा कि उसके खून से एक हल्की पीली चमक निकल रही थी। जब भी वे सांस छोड़ते थे तो आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित हो रही थी। इससे एक अदृश्य दबाव पैदा हो रहा था। शक्तिशाली लोगों का आभामंडल अलग क्यों होता है और वे अनदेखे दबाव क्यों बनाते हैं? पार्थ उसे देखकर थोड़ा समझ गया। इस समय आचार्य भूषण ने जो भी कदम उठाया और हर बार एक अदृश्य ऊर्जा ने दबाव बनाया। यह आभामंडल वीर योद्धाओं के समान था। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर चुके किसी भी योद्धा में उन पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं हो सकती है। इतना मजबूत शिष्यों के चेहरे पर विस्मय और भय था। संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में कितने ही प्रारंभिक योद्धा थे जो वीर योद्धा की उपाधि चाहते हैं। यहाँ तक कि पार्थ भी ऐसा ही था। हालांकि उसका लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं था। उसका लक्ष्य कम से कम महावीर योद्धा बनना था, जिनकी न्यूनतम आवश्यकता 5वें कुंडलिनी चक्र को जागृत करना था। और यहाँ तक कि किंवदंती पवित्र युद्ध पथ। आज मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ कि मूलाधार चक्र या उससे कम स्तर के प्रारंभिक योद्धाओं के लिए कौशल का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। मैं अपने आध्यात्मिक शक्ति के अनुभव के बारे में भी बात करूंगा। आचार्य भूषण की आवाज गहरी थी लेकिन तेज नहीं थी। हालांकि
जो कुछ 100 मीटर दूर थे वे भी उसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव सुनने के बाद कार्तिक, असवाल, राधा और दीपक की आंखों में चमक आ गई। युद्ध पथ की आध्यात्मिक शक्ति, क्या संयोग है। पार्थ उम्मीदों से भरा हुआ था। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ के लिए आचार्य भूषण की कक्षा कारगर होगी? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। 17 आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान। अध्याय 17 आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान। जैसा कि सभी जानते हैं, युद्ध पथ को कुल 10 स्तरों में बांटा गया है। पहले 4 स्तरों को शक्ति स्तर के रूप में जाना जाता है और ऐसे योद्धाओं को प्रारंभिक योद्धा माना जाता है। 5वें से 7वें स्तर के योद्धा को वीर के रूप में जाना जाता है और 8वें से 10वें स्तर योद्धा को महावीर के रूप में जाना जाता है। हर कोई जो महावीर है उसकी स्थिति उच्च मानी जाती है। यहाँ तक कि हिमगिरी गुरुकुल में भी बहुत सारे महावीर योद्धा नहीं है। आचार्य भूषण ने युद्ध पथ के 10 स्तरों के बारे में विस्तार से बताया। इन 3 स्तरों के बीच एक बड़ा अंतर है। पार्थ के दिमाग ने एक सरल चित्र बनाया। पहले स्तर में मूलाधार चक्र तक शरीर को मजबूत करो और एक अच्छी नींव स्थापित करो जिससे आपका शरीर आध्यात्मिक शक्ति के निर्माण के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाए। दूसरे स्तर में स्वाधिष्ठान से लेकर अनाहत चक्र तक आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करें और उस पर नियंत्रण पाए। तीसरे स्तर में विशुद्ध चक्र से सहस्रार चक्र तक आध्यात्मिक शक्ति को उन्नत करे कि वो परिवर्तनशील शक्ति बदल सके, जो हवा के माध्यम से दूर खड़े प्रतिद्वंद्वी पर भी हमला कर सकता है। गढ़वाल में एक शक्तिशाली महावीर योद्धा के बारे में अफवाहें थीं, जो सहस्रार चक्र के शिखर पर पहुंच गए थे और उनके पास सहस्त्र वाहिनी की उपाधि थी, जो हजारों योद्धाओं को आसानी से मार सकते थे। उनकी नजर में सामान्य वीर योद्धा और हिंसक पशु चींटियों के समान थे। पहले हम युद्ध पथ के पहले और दूसरे स्तर के बारे में बात करेंगे। युद्ध कला कौशल के माध्यम से हम अपने शरीर और रक्त को मजबूत करते हैं। आचार्य भूषण ने सबसे पहले 2 स्तरों की नींव के बारे में बात की। मैदान पर कई शिष्य पहले ही तीसरे स्तर पर पहुंच चुके थे, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पार्थ ने बहुत ध्यान दिया क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक युद्ध पथ की दूसरे स्तर पर अटक गया था। आचार्य ने कहा कि युद्ध कला कौशल आपके युद्ध स्तर के विकास में सहायक हो सकता है। ये समझने के बाद उसने अपने दिमाग में संरक्षित लगभग 100 युद्ध कला की किताबों को एक नए नजरिए से देखा। अचानक उसे अपना पहला कौशल याद आया, धातु मूसिका। धीरे धीरे उसकी चालें, अनुभव और कौशल उसकी याददाश्त से फीके पड़ गए। पार्थ हैरान था क्योंकि वह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। वह केवल इतना ही जानता था कि धधकती हुई धातु की मुट्ठियां अपनी पूर्णता तक पहुंच चुकी थीं। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वह गलती से ध्यान अवस्था में प्रवेश कर गया था। ये अवस्थाएं शीर्ष प्रतिभाओं के लिए भी दुर्लभ थीं। आगे हम तीसरे और चौथे स्तर, जिसमें हम अपना मूलाधार चक्र जागृत करते हैं, उसमें युद्ध कौशल को किस प्रकार इसके अनुकूल बनाए। आचार्य भूषण ने सिर्फ बात नहीं की, उन्होंने यह भी दिखाया कि उन्हें कैसे अभ्यास करना है। अंत में मैं आपको आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जानकारी दूंगा। आप में से कुछ पहले ही मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच चुके हैं और स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने से बस थोड़ी ही दूर हैं। जैसे ही आचार्य भूषण ने ये बात की, पार्थ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बारी सूची के सभी शीर्ष 10 शिष्य मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। आचार्य भूषण ने आगे बताते हुए कहा, यहाँ तक कि मैं भी अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ कि आध्यात्मिक शक्ति कैसे काम करती है। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि आपको अपने कुछ अनुभव बता दूँ, जिससे आपको आध्यात्मिक शक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए। आचार्य भूषण की आवाज धीमी हो गई। जैसे ही उन्होंने अपना वाक्य समाप्त किया,
उन्होंने एक भयावह आभा उत्सर्जित की। उस समय हिमगिरी गुरुकुल के सभी शिष्यों सांस लेने में कठिनाई होने लगी। सभी प्रारंभिक योद्धाओं पर अदृश्य दबाव को किसी पहाड़ की तरह महसूस किया। क्या ताकत है? क्या यह आध्यात्मिक शक्ति है? अगर मेरे पास वह होता तो मैं एक सतावीर योद्धा बनने की कोशिश कर सकता था, कुछ शिष्यों ने बुदबुदा कर कहा। आध्यात्मिक शक्ति आखिरकार एक अदृश्य शक्ति है जो किसी के शरीर के भीतर से ही बनती है। इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति बनाने में मजबूत रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जहां तक रक्त भी बात है तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर और हड्डियां कितनी मजबूत हैं। यही कारण है कि पहले 4 स्तरों को शक्ति स्तर के रूप में जाना जाता है। ये सभी कारक आध्यात्मिक शक्ति के निर्माण में एक ठोस आधार प्रदान करते हैं, आचार्य भूषण ने प्रदर्शन करते हुए कहा। चट्टान हथेली उनकी हथेली से एक हल्की पीली चमक निकली और हथेली के जमीन से टकराने से पहले ही जमीन पर हथेली की छाप पड़ चुकी थी। उस हथेली में आध्यात्मिक शक्ति भरी हुई थी और एक पहाड़ की तरह थी जिससे शिष्यों को लगा कि जैसे वे भारी दबाव से कुचले जा रहे हैं। तीसरे स्तर के 3 शिष्य जो सामने खड़े थे उस दबाव के कारण जमीन पर गिर पड़े। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी नींव कमजोर है, जिस कारण मेरी हथेली से निकली हवा ने ही तुम्हें नीचे गिरा दिया है। अगर मेरी जगह अनाहत चक्र या उससे ऊपर का कोई योद्धा होता तो तुम लोग पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाते। आचार्य भूषण ने अपना सिर हिला दिया। आचार्य भूषण द्वारा अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद शिष्यों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तो आध्यात्मिक शक्ति ऐसी होती है। पार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मन में एक बार फिर आचार्य भूषण के शरीर की तस्वीर उभर आई। जब आचार्य भूषण आध्यात्मिक शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे तब न के शरीर में रक्त के अंदर से एक हल्की पीली चमक निकल रही थी। पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख का इस्तेमाल करके इसका बारीकी से अध्ययन किया। उसकी दाहिनी आंख आचार्य भूषण के शरीर में होने वाले हर सूक्ष्म परिवर्तन को देख रही थी, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण भी शामिल था। उसके मन में अब यही दृश्य बार बार दोहराया जा रहा था। हो सकता है कि आचार्य भूषण खुद अपने शरीर में हो रहे बदलावों को अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हों। इसके बाद आचार्य भूषण ने फिर से अपने कुछ अनुभवों का प्रदर्शन किया। हर बार जब वे एक प्रदर्शन करते, पार्थ बारीक निरीक्षण करने के लिए अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करता, जबकि अन्य शिष्य केवल तर्क सुन सकते थे। पार्थ पूरी तरह से देख सकते थे कि यह कैसे बनता है। आधे घंटे बाद आचार्य भूषण का व्याख्यान समाप्त हुआ। आप आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने के लिए आपके पास अच्छी प्रतिभा और एक ठोस नींव होनी चाहिए। जाते समय आचार्य भूषण ने अपना सिर हिलाया। जाहिर था कि उन्हें इन बाहरी शिष्यों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। यदि उनकी व्याख्या उनमें से एक या दो को आध्यात्मिक शक्ति को समझ आ जाए तो भी ये आश्चर्य की बात होगी। आचार्य भूषण के चले जाने के बाद अधिकांश शिष्यों के चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव थे। आखिरकार आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका अनुभव सबके लिए अलग अलग होगा। जाहिर है जिन शिष्यों ने उच्च स्थान प्राप्त किया था उन्होंने कुछ आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी। दीपक जो पहले स्थान पर था और कार्तिक असवाल के पास कभी विचारशीलता के भाव थे और कभी खुशी के भाव थे। वहीं राधा की भौहें थोड़ी फड़क रही थीं। जहां तक पार्थ की बात है, उन्होंने स्थिर खड़े रहकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग के अंदर वो आचार्य भूषण के प्रदर्शन की संरक्षित याद को बार बार देख रहा था। इसी बीच राधा की नजर पार्थ पर पड़ी जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे देखकर पहले तो वो मुस्कुराई, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसे लगा कि पार्थ की आभा में थोड़ा बदलाव आया है, जो कि कक्षा के शुरू होने से पहले वाली आभा से ज्यादा मजबूत है। तो क्या इसने इतनी जल्दी आध्यात्मिक शक्ति के कुछ रहस्यों को समझ लिया है? राधा भी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर पार्थ के पिछले कारनामों को याद कर उसका दिल शांत हो गया।
कुछ समय बाद पार्थ ने जल्दी से घर लौटते ही एक सांस छोड़ी। घर पहुंचते ही उसने कमरा बंद कर लिया और पालथी मारकर बैठ गया। आखिरकार मैं समझ गया कि आध्यात्मिक शक्ति कैसे काम करती है। उसके दिमाग के अंदर तैरती नौका के कुछ अंतिम पन्ने एक बार फिर से उभर आए। तीव्र श्वास तकनीक के अनुसार अगर वह इसे तीसरे स्तर के शिखर तक प्रशिक्षित कर लेता है तो उसके पास आध्यात्मिक शक्ति बनाने के लिए पर्याप्त नींव होगी। उसी दिन उन्होंने प्राप्त ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। रात में पार्थ ने कई बार तीव्र श्वास तकनीक का प्रदर्शन किया। यह अब शुरू हो रहा है। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति बनाने की कोशिश की। तैरती नौका के अनुसार पार्थ ने धीरे धीरे अपने रक्त को ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र की तरफ धकेला। तीव्र श्वास तकनीक की तुलना में तैरती नौका के मानक बहुत अधिक थे। जल्द ही पार्थ के रक्त की ऊर्जा मूलाधार चक्र से होते हुए पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। सब कुछ सुचारू रूप से होता रहा। हालांकि अंत में पार्थ को लगा कि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं बची है। हालांकि ईश्वरीय आंख के विलय के पश्चात पार्थ का रक्त बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, लेकिन ईश्वरीय आंख द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की गति अभी धीमी थी। इस वजह से उसमें मात्रा की कमी थी। रक्त की ताकत के मामले में उसकी तुलना दीपक से की जा सकती है, लेकिन मात्रा के मामले में वह अभी भी बहुत पीछे था। अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो मेरे रक्त की शक्ति कमजोर हो जाएगी और अगली बार इसे शक्तिशाली बनाना मेरे लिए अधिक कठिन होगा। पार्थ ने 200 साल पुरानी रक्त बूटी को निकालते ही उसे तुरंत खा लिया। पार्थ ने एक सांस ली और रक्त की ऊर्जा उसके रक्त प्रवाह में विलीन हो गई। आखिरी समय में पार्थ ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर रक्त तेजी से दौड़ रहा है। कुटिया के भीतर बिजली की तरह जोर से गड़गड़ाने की आवाज आई, जिससे खिड़कियां खड़खड़ाने भी लगीं। एक हवा के झोंके से मोमबत्ती बुझ गई और अचानक कुटिया में अंधेरा छा गया। चांदनी के नीचे उम्मीदों से भरे पार्थ ने धीरे से अपनी हथेली खोली। फिर एक सुंदर फीकी सुनहरी चमक दिखाई दी। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। 618 वरीयता क्रमांक अध्याय 18 वरीयता क्रमांक मैंने ये कर लिया। पार्थ ने खुद को चिल्लाने से रोक लिया। इस समय उसे अपनी हथेली से हल्की सुनहरी चमक निकालने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। अगर कोई बारीकी से नहीं देखता तो कोई इसे देख भी नहीं पाता। यह आध्यात्मिक शक्ति का पहला सूत्र था जिसे पार्थ ने बनाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना अब उसके इतना करीब होगा। एक बार जब किसी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का पहला सूत्र बना लिया तो उसे स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने में लगभग न के बराबर कठिनाई होगी। पार्थ के लिए अब केवल मूलाधार चक्र के शिखर तक पहुंचने की जरूरत थी और वे एक सतावीर योद्धा बनकर स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश कर सकेगा। हिमगिरी गुरुकुल में कोई भी बाहरी शिष्य ऐसा नहीं है जिसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का पहला सूत्र बनाया हो। यहाँ तक कि दीपक और कार्तिक असवाल भी नहीं। जब पार्थ ने ये सोचा तो उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। मूलाधार चक्र पर आध्यात्मिक शक्ति बनाने में सक्षम होने का मतलब था कि अब वो अपने साधना स्तर पर अन्य प्रतियोगियों के लिए अजेय था। 200 साल पुरानी रक्त बूटी बेकार नहीं गई। पार्थ ने महसूस किया कि उसके शरीर में अभी भी रक्त बूटी के अवशेष मौजूद थे, इसलिए उसने आध्यात्मिक शक्ति के कुछ और सूत्र बनाने का अभ्यास किया। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति की स्थिति अभी काफी कमजोर थी, इसलिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और मजबूत करने के लिए पार्थ ने एक दिन और एक रात साधना किया। जैसे ही उसने अपनी कुटिया से बाहर कदम रखा, उसे लगा कि उसकी हर सांस तुरंत एक बड़ा दबाव पैदा कर सकती है। उसका ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि पार्थ इन परिवर्तनों स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसका सबसे बड़ा कारण उसकी रहस्यमयी आंख थी, जिसके मिलने के बाद पार्थ का रक्त धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी साधना की गति अविश्वसनीय रूप से बढ़ी थी, जिससे उसकी ताकत, उसका कद और मानसिक ऊर्जा सभी में वृद्धि हुई थी।
मानसिक ऊर्जा में परिवर्तन के साथ उसका पूरा आभामंडल ही बदल गया था। कोई भी उच्च स्तर का योद्धा आसानी से देख सकता है कि मैंने आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर ली है। पार्थ गहरी सोच में पड़ गए। गुरुकुल प्रतियोगिता में अब भी 1 महीना बाकी था और उसका लक्ष्य शीर्ष 3 में प्रवेश करना था। मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छिपाने का कोई तरीका खोजना चाहिए। जल्द ही उसके दिमाग में संरक्षित युद्ध कला कौशल की छवि उसके दिमाग में स्पष्ट हो गई। उसने उनमें से जल्द ही गुप्त श्वास तकनीक नाम का एक कौशल चुना। पार्थ ने इसे पहले क्यों नहीं सीखा? इसका कारण यह था कि गुप्त श्वास तकनीक कोई युद्ध कला नहीं थी। यह किसी की साधना या शक्ति को बढ़ा भी नहीं सकती थी। यदि गुप्त श्वास तकनीक को निम्न स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता तो यह किसी की आध्यात्मिक शक्ति और साधना को छिपा सकती थी। जब यह उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा तो व्यक्ति अपने आभा मंडल को नियंत्रित कर सकता था, और जब यह चरम स्तर पर पहुंच जाएगा तो व्यक्ति अपनी आभा को मिटा सकता था, जिसका उपयोग नजर रखने और जासूसी के लिए किया जा सकता था। यहाँ तक कि एक कुत्ता भी किसी की उपस्थिति को सूंघने में असमर्थ होगा। पार्थ ने उसी दिन गुप्त श्वास तकनीक का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। यह एक मध्यम श्रेणी वाली युद्ध कला थी, इसलिए पार्थ के लिए इसमें प्रशिक्षित करना आसान था। केवल आधे दिन में ही पार्थ ने गुप्त श्वास तकनीक को निम्न स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था, जिसका मतलब था कि अब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छुपा सकता था। यहाँ तक कि स्वाधिष्ठान चक्र या उससे ऊपर के सच्चे वीर योद्धा भी यह पता लगाने में असमर्थ होंगे कि पार्थ के पास आध्यात्मिक शक्ति थी। पुस्तक के अनुसार इसे निम्न स्तर पर प्रशिक्षित करने के लिए कम से कम 3 महीनों की आवश्यकता होती है। पार्थ थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने पहले भी तैरती नौका जैसी एक उच्च श्रेणी की युद्ध कला आसानी से सीख ली थी। चूंकि पार्थ ने गुप्त श्वास तकनीक अब निचले स्तर पर प्रशिक्षित कर ली थी, इसलिए वो अब खुलकर घूम सकता था और कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि उसने आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर ली है। कुछ और दिनों के बाद गुरुकुल प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करने का समय आ गया था। पार्थ, गुरुकुल प्रतियोगिता का पंजीकरण शुरू हो गया है, तुम जाकर अपने के लिए नामांकन कर सकते हो। भूलना मत। राहुल, जो कि कुटिया के बाहर ही दिखा था, उसने उसे चेतावनी दी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पार्थ बहुत आश्वस्त था। रमेश ने सिर हिलाया। तुम पहले ही मूलाधार चक्र पर पहुंच चुके हैं और तुम्हारी वर्तमान शक्ति के अनुसार तुम्हें शीर्ष 20 तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। शीर्ष 20? पार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए हंस दिया। रमेश को उस पर अभी भी ज्यादा भरोसा नहीं था। हालांकि पार्थ ने युवराज, जो कि 5वें स्थान पर है, उसके साथ बराबरी का मुकाबला किया था, लेकिन प्रतियोगिता की बात कुछ और होती है। वहां हर कोई जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, जबकि पार्थ में निश्चिंत था कि अगर वह पहले स्थान पर नहीं आ सका तो भी वह शीर्ष 3 में जगह बना सकता है। इसके तुरंत बाद पार्थ पंजीकरण स्थल पर पहुंचा। गुरुकुल प्रतियोगिता हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती थी और पंजीकरण का समय प्रतियोगिता से 1 महीने पहले ही था। पार्थ के आने पर कई और शिष्य पहले से ही कतार में खड़े थे। तुमने कुछ सुना? इस साल के पुरस्कार बहुत अच्छे हैं, एक शिष्य ने कहा। पुरस्कार? हमें बताओ। तुम एक आंतरिक शिष्य हो, तुम्हें तो पहले से ही पता होगा। आसपास के कुछ शिष्य उत्सुकता से उस आंतरिक शिष्य की ओर देख रहे थे। उनकी चर्चा ने पार्थ का ध्यान भी खींचा। उसने आंतरिक शिष्य की ओर देखा जिसकी साधना मूलाधार चक्र के शिखर पर थी। उसने जिस आभा को उत्सर्जित किया उसकी ताकत कम से कम युवराज के बराबर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक आंतरिक शिष्य होने के योग्य है, पार्थ ने सोचा। किसी भी आंतरिक शिष्य ताकत लगभग इसके बराबर ही होती है। जो भी शीर्ष 50 में पहुंचेंगे तो उनको आंतरिक शिष्य बना दिया जाएगा और उनके पास युद्ध कला पुस्तकालय की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने और एक उच्च श्रेणी का युद्ध कला कौशल चुनने का मौका होगा। साथ ही उन्हें 300 साल पुरानी रक्त बूटी भी मिलेगी। जो शीर्ष 20 में पहुंचेंगे वे 2 उच्च श्रेणी वाली युद्ध कला कौशल चुन सकते हैं और उन्हें 2
300 साल पुरानी रक्त बूटी मिलेंगी। भीतर का शिष्य रुककर बाकियों की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। वाह, 300 साल पुरानी रक्त बूटी। इस साल की प्रतियोगिता के लिए गुरुकुल बहुत पैसा खर्च कर रहा है। उच्च श्रेणी का युद्ध कला कौशल। सामान्य शिष्य शायद कभी एक भी सीखने का मौका नहीं मिलता। आसपास के शिष्य इस खबर से हैरान दिखे। पार्थ भी उत्साहित महसूस कर रहे था। 300 साल पुरानी एक रक्त बूटी की कीमत 4500 चांदी के सिक्के थी। यह तथ्य कि उन्हें युद्ध कला पुस्तकालय की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने का मौका मिलेगा, उनके लिए अधिक रोमांचक था। अगर मुझे युद्ध कला पुस्तकालय की दूसरी मंजिल के अंदर जाने का मौका मिलता है तो मैं बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी वाले कौशल चुरा सकता हूं। पार्थ खुशी से भरा हुआ था। आंतरिक शिष्य ने कहना जारी रखा, शीर्ष 10 में आने वाले शिष्य 2 उच्च श्रेणी की युद्ध कला चुन सकते हैं और 500 साल पुरानी रक्त बूटी भी प्राप्त करेंगे। 500 साल पुरानी रक्त बूटी। कई शिष्यों ने इसके बारे में सोचते हुए अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। एक 500 साल पुरानी रक्त बूटी की कीमत 12,000 चांदी के सिक्के थी। जाहिर तौर पर शीर्ष 3 शिष्य, एक शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला कौशल, 2 उच्च श्रेणी वाले कौशल चुन सकते हैं और उन्हें रक्तवटी भी मिलेगी। शीर्ष श्रेणी युद्ध कला रक्तवटी। अब ये सुनकर तो सभी की आंखें लगभग बाहर ही आ गई। कोई व्यक्ति जिसने सर्वोच्च रैंक की युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया है, उसके सहस्रार चक्र जागृत करने की संभावना अधिक होती है। जहां तक रक्तवटी की बात है, यह एक बहुमूल्य गोली थी जिसने व्यक्ति की साधना को बढ़ाने में मदद की। इस प्रकार की कीमती गोली की कीमत 50,000 चांदी के सिक्कों से अधिक थी। पहले स्थान पर क्या मिलता है, किसी ने पूछा। आप ठीक कह रहे हैं, आमतौर पर पहले स्थान पर आने वाले को अतिरिक्त इनाम मिलता है, कुछ शिष्यों ने कहा। पहले स्थान पर निश्चित रूप से अतिरिक्त पुरस्कार होंगे, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वह क्या है। आंतरिक शिष्य ने सिर हिलाया। शिष्यों को निराशा हाथ लगी, और क्योंकि वे नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें इसमें और अधिक दिलचस्पी महसूस हुई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद पार्थ आखिरकार पंजीकरण स्थल पर पहुंचा और एक बैज लिया। बैज पर 188 नंबर अंकित था। पार्थ को अब पता था कि उसका नंबर क्या है। हिमगिरी गुरुकुल के 500 से अधिक शिष्य इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। नियमों के अनुसार गुरुकुल में 18 वर्ष से कम आयु के आंतरिक शिष्यों के लिए केवल 50 स्थान थे। उस समय 50 आंतरिक शिष्य थे। इसका मतलब यह था कि कुछ आंतरिक शिष्यों को बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह को नई पीढ़ी के शिष्यों द्वारा छीना जा सकता है। इसलिए यह मुकाबला काफी क्रूर था। पंजीकरण करने के बाद पार्थ और भी कड़ी मेहनत करने के लिए घर लौट आया। दिन बीत गए। गुरुकुल प्रतियोगिता का समय और निकट आता गया। गुरुकुल प्रतियोगिता शुरू होने के 20 दिन पहले से ही एक अनुमानित योग्यता सूची जारी कर दी गई थी, और जो व्यक्ति पहले स्थान पर था वे ऋषभ बिष्ट था, जो कि एक आंतरिक शिष्य था और साथ ही हिमगिरी गुरुकुल का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था। ऋषभ बिष्ट 2 साल पहले ही स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर चुका था। पिछली प्रतियोगिता में उसे 30वां स्थान मिला था। उस समय वो 15 वर्ष के भी नहीं था। अब वे उत्तरकाशी के 4 शीर्ष प्रतिभाओं में से एक थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वह गुरुकुल का सबसे मजबूत शिष्य था। दूसरे स्थान पर पुष्पराज, तीसरे स्थान पर गौतम, चौथे स्थान पर श्रीवली, 21वें स्थान पर दीपक। जब पार्थ ने यह देखा तो उसने एक ठंडी सांस ली। दीपक, जो बाहरी शिष्यों में प्रथम स्थान पर था, आंतरिक शिष्यों के शीर्ष 20 तक भी नहीं पहुंचा। कार्तिक, असवाल और राधा क्रमशः 38वें और 40वें स्थान पर थे। जहां तक युवराज और चिन्मय की बात है, जो दोनों बाहरी शिष्यों में शीर्ष 5वें स्थान पर थे, उन्हें समग्र रूप से 39वें और 53वें स्थान पर रखा गया था। रैंकिंग में कुल 100 लोग थे। पार्थ देखता रहा और आखिरकार सूची में 79वें स्थान पर पार्थ ने आखिरकार अपना नाम पाया। तो क्या होगा आगे?
क्या पार्थ इस प्रतियोगिता के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर पाएगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। 6-19 गुरुकुल प्रतियोगिता की शुरुआत। अध्याय 19 गुरुकुल प्रतियोगिता की शुरुआत। 79 पार्थ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं इस प्रतियोगिता के लिए उत्साहित हो रहा हूँ। जो शीर्ष 100 में शामिल हो सकते थे उन सभी को गुरुकुल में प्रतिभाशाली माना जाता था। आखिरकार गुरुकुल में 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच के हजारों से अधिक युवा थे और उनमें से कम 500 ने इस प्रतियोगिता में प्रवेश किया था। अगर पार्थ को अपनी रहस्यमयी आंख का साथ नहीं मिला होता तो उसे कभी इसमें प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं होता। अब भी 20 दिन बाकी हैं। मुझे अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। पार्थ प्रतियोगिता की तैयारी के लिए सीधे कुटिया में चला गया। गुरुकुल प्रतियोगिता का समय नजदीक आ रहा था। हिमगिरी गुरुकुल के सभी युवा तनावपूर्ण माहौल में थे। इस दबाव में कई शिष्य टूट भी गए। यह वही परिणाम था जो हिमगिरी गुरुकुल के उच्च स्तर के लोग चाहते थे। इसमें शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक दृढ़ता की परीक्षा होगी। पार्थ के घर लौटने के बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने के अलावा उसने ड्रैगन मुस्टिका में प्रशिक्षण लेना जारी रखा। अभी ड्रैगन मुस्टिका ही पार्थ का सबसे शक्तिशाली आक्रमण कौशल था। आधे महीने पहले उसने ड्रैगन मुस्टिका को उच्च स्तर पर प्रशिक्षित किया था, लेकिन अब ड्रैगन मुस्टिका अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी। यदि किसी तकनीक को शीर्ष स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया जाए तो उस तकनीक की 90% से अधिक क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। अब तक पार्थ ने कभी किसी अन्य बाहरी शिष्यों के बारे में नहीं सुना था जिसने एक मध्यम श्रेणी के कौशल को शीर्ष स्तर तक प्रशिक्षित किया हो। प्रतियोगिता में अभी आधा महीना बाकी था। पार्थ ने और भी अधिक ऊर्जा अपनी साधना में लगाई। उनका मुख्य ध्यान पर था क्योंकि इससे आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने में मदद मिलेगी। अपनी साधना को और आगे बढ़ाने के लिए पार्थ ने अपनी 300 साल पुरानी रक्त बूटी का भी इस्तेमाल किया। दिव्य श्वास तकनीक। चूंकि उसने पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति के पहले कुछ सूत्र बना लिए थे, इसलिए उसकी साधना तेजी से बढ़ी और आसानी से मूलाधार चक्र के शिखर तक पहुंच गई। वह स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर था। पार्थ ने एक लंबी सांस ली। उसने अपने शरीर को इसकी अधिकतम क्षमता तक प्रशिक्षित किया था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। अभी 3 दिन बाकी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच जाऊं? पार्थ बड़बड़ाया। हिमगिरी गुरुकुल की सर्वोच्च प्रतिभा होने के कारण ऋषभबिष्ट 2 साल पहले ही स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच गया था। अगले 2 दिनों तक पार्थ ने स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो अपने दोनों प्रयासों में असफल रहा। हालांकि उसे इतनी जल्दी ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं थी। मेरी आध्यात्मिक शक्ति और